लोग एक बार इंडिकेट करें ऑडियो वीडियो क्लियर है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। ठीक है, देखिए आज हम मैराथन क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैराथन क्लास ऑन जूरिस्प्रूडेंस जो आपका यूनिट नंबर 1 है ना, तो उसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, जब भी लोग क्लास ज्वाइन कर लें। ठीक है, देखिए 12 बजे हैं और आज 8 तारीख है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। यूनिट नंबर 1 जूरिस्प्रूडेंस को डिस्कस करेंगे सभी लोग जो है। जून 2026 के लिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कल भी मैंने मैराथन क्लास ली थी, आज भी मैराथन क्लास लेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार इंडिकेट करें। गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। ठीक है, सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे ताकि आप जो है नोट कर सकें सारे कंटेंट को जो भी हम यहाँ पर करा रहे हैं। ठीक है, और ये क्लासेस अच्छी लगती है तो ये क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें सभी लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन। ये गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, देखिए जूरिस्प्रूडेंस को डिस्कस करेंगे। कल मैंने जूरिस्प्रूडेंस के यूनिट नंबर 1 के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था, उससे आगे डिस्कस करेंगे सभी टॉपिक्स को। ठीक है, सबसे पहले देखिए सिलेबस को लेकर के चलते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैराथन क्लास ऑन जूरिस्प्रूडेंस यूनिट नंबर 1। हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2026। आपका जो अपकमिंग पेपर है जो कि आपका 23rd of जून में होना है। ठीक है, ये आपकी पेपर की डेट है, तो इसको आप सब लोग जो है टारगेट कर लें, अपने कैलेंडर में नोट कर लें। ठीक है, और आज 8 तारीख है और हम यहाँ पर मैराथन की क्लास लेंगे जूरिस्प्रूडेंस की, जिस तरह से कल हमने मैराथन किया था। और आज के मैराथन में खास बात ये होने वाली है कि हम आपके थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज पीवाईक्यूज वो भी लेने वाले हैं। इट इज ए मैराथन क्लास ऑन जूरिस्प्रूडेंस, डू यू लाइक द व्यू? ठीक है, और जो भी आपके अपने सजेशन है बिल्कुल लिखिए कमेंट बॉक्स में। आई एम रेगुलरली वॉचिंग योर कमेंट। जूरिस्प्रूडेंस जो आपका यूनिट नंबर 1 है और सबसे टफेस्ट टॉपिक पड़ता है लर्नर्स के लिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि जूरिस्प्रूडेंस से कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये भी जरूरी है पता लगना कि भाई क्या टारगेट है, मतलब कि किस चीज के लिए हम पढ़ रहे हैं, कितने हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। हाउ मेनी क्वेश्चंस विल यू गेट फ्रॉम जूरिस्प्रूडेंस इन द पेपर। ठीक है, अब इसके सिलेबस की तरफ चलते हैं। अब देखिए सिलेबस को हम जो है ये नहीं कह सकते कि भाई कहाँ से कितना आएगा, लेकिन बस हम थोड़ा सा एक एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ से कितना आ सकता है ना। देखिए हमारा रिवीजन के लिए हमने सिलेबस डाउनलोड किया है, कल मैंने आपको नेचर एंड सोर्सेज के ऊपर बताया था। इसके अलावा कल मैंने आपको स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर बताया था। ठीक है, तो ये सब हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं इस मैराथन क्लास में। लॉ एंड मोरलिटी के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा लीगल पर्सनैलिटी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड पोजेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इट। जहां तक बात है लीगल पर्सनैलिटी की, तो एक छोटा सा ग्राफ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जहां से अधिकतर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। और आज का जो मेरा फोकस रहेगा इट विल बी ऑन कंसेप्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज। इसके अलावा हम यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ लाइबिलिटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और लॉ डेवलपमेंट, लो पॉवर्टी डेवलपमेंट, ग्लोबल जस्टिस, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इस मैराथन क्लास में। सभी लोग अपने अपने नोट्स को लेकर के बैठे जो मैंने प्रिपेयर किए हुए कराए हुए हैं ताकि आप इसका एक सिस्टेमेटिक रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं इस मैराथन क्लास में, सभी लोग क्लास ज्वाइन कर लें।
ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है आपने। 10 क्वेश्चन आते हैं, देखिए 10 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं। तो ये जो हमारी मेहनत है 10 to 12 क्वेश्चंस को सही करने के लिए जा रही है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है एग्जाम क्वालिफाई करने का, अगर हमको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, तो यूजीसी नेट क्वालिफाई हमारा जब होता है जब हमको कम से कम 63% नंबर मिले। मतलब ये एक मैं एवरेज बता रहा हूँ, पेपर कैसा भी आ जाए, अगर आप 63% नंबर ला रहे हैं अपने यूजीसी नेट के पेपर वन पेपर टू दोनों को मिला करके, तो आपको बहुत अच्छा मतलब कि आप यू विल बी श्योरली गेट यूजीसी नेट, है ना। और अगर आपका लॉ का पेपर ज्यादा अच्छा तैयार है, तो कम से कम आपको 70% तक जाकर के इसको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर पेपर फर्स्ट में कोई कमी रह जाए तो आपने पेपर सेकंड से इसको कवर करना है। अगर आप जेआरएफ को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको 72% तक अपने जो है मार्क्स लेकर के जाने हैं। और अगर आप केवल और केवल लॉ के ऊपर ज्यादा रिलायंस कर रहे हैं पेपर फर्स्ट के मुकाबले, तो आपको 80 to 85% तक अपना लॉ का पेपर सही करना होगा, इफ यू वांट टू क्वालिफाई जेआरएफ। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको एक आपका एम भी बता दिया क्लास शुरू करने से पहले, ताकि आपको ये पता लगे कि हमें कितनी मेहनत करनी है। तो यहाँ पर हम मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, यूनिट नंबर वन के लिए कर रहे हैं। यूनिट नंबर वन मीन्स 10 to 12 क्वेश्चंस वी विल गेट इन द एग्जाम, और ये हमारे क्वेश्चन सही हो जाए, इसके लिए ही हम ये मेहनत आज की कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने भी आपको बताया अकॉर्डिंग टू सिलेबस, कि भाई सिलेबस में हमारा जो है लीगल पर्सनैलिटी का जो टॉपिक है, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके एक मैं ग्राफ को डिस्कस कर देता हूँ, जिससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। थोड़ा सा मैं इसके आपको थ्योरीज के बारे में भी बता दूंगा, थोड़ा सा मैं इसके केस लॉस के बारे में भी बता दूंगा, बाकी आप अपने नोट्स से इसको रिवाइज करेंगे। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है, तो भी मैं आपको इसका तरीका बता दूंगा कि किस तरह से आपको ये अपने जो है मतलब कि इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। एक शॉर्ट तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। कोई भी आपका अपना कमेंट है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख करके डालिएगा, जैसे कि प्रीति जी, ज्योति जी और गौतम जी अपना अपना मैसेज डाल रहे हैं। इसी तरह सभी लर्नर्स अपने अपने मैसेज को यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ मैं लीगल पर्सनैलिटी से। लीगल पर्सनैलिटी, और देखिए आज का जो सेशन है, मैं इसके अंदर जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम दो चीजें लेकर के चलेंगे इस मैराथन क्लास में। सबसे पहली चीज हम क्या लेकर के चलेंगे आप लोगों के साथ में, एक तो थ्योरी। साथ में थ्योरी में मैं कोशिश करूंगा कि अधिकतर मैं क्लास रूम बोर्ड डिस्कशन ही करूं, प्रिंटेड मटेरियल से मैं आपको ना पढ़ाऊं। क्या करूं, क्लास रूम बोर्ड डिस्कशन, क्योंकि ये अपने आप में सबसे मोस्ट ट्रेडिशनल और सबसे ज्यादा अपीलिंग मेथड है ऑफ टीचिंग, क्लासरूम बोर्ड डिस्कशन। हालांकि इसके अंदर टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन स्टूडेंट्स फ्रेंडली मेथड है, तो इसलिए क्लासरूम बोर्ड डिस्कशन करूंगा, सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा लिख करके, अपने हाथ से लिख करके आपको बताऊंगा। दूसरी चीज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर पोस्ट किए हुए हैं, ताकि सभी लर्नर्स इन एमसीक्यूज के बारे में जानकारी ले सकें और आप भी इन एमसीक्यूज को ज्वाइन कर सकें और आपका अपना कंसेप्ट क्लियर हो सके। तीसरी चीज क्या लेने वाले हैं हम यहाँ पर, तीसरी चीज ये लेने वाले हैं कि जो हमारा अपना ऐप है दैट इज डॉग कॉम्पिटिशन क्लासेस ऐप, इसके ऊपर जो हमने आपको बेसिक और एडवांस दो वर्जन्स में अलग अलग टेस्ट दिए हुए हैं, है ना, तो इनके ऊपर भी हम जा करके इनको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आज की क्लास जो है मैराथन क्लास अपने आप में थ्योरी प्लस एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज प्लस एडवांस प्लस बेसिक, इन सब चीजों को लेकर के हम चलेंगे, ताकि मैं एक एडवांस तैयारी आपकी करा दूं बिफोर गोइंग टू एग्जाम। और हम यहाँ पर क्या कर सकें, हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं अपने 10 to 12 क्वेश्चंस, जो कि हमें जूरिस्प्रूडेंस में सही करके आने हैं इन द एग्जाम। क्लियर है सबको, तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मेरे साथ, है ना, क्योंकि मेरा नाम है राजीव कुमार सिंह, है ना, और मेरा अपना 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। कम से कम 150 स्टूडेंट्स को आज तक नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करा चुका हूँ, आपको भी जरूर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए विश्वास के साथ स्टार्ट करते हैं, और विश्वास के साथ ही शुरू करेंगे तो भगवान सफलता भी देंगे, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज है। ट्रस्ट के साथ ही कोई काम शुरू किया जाए तो उसमें सफलता मिलती ही। चलिए, तो लीगल पर्सनैलिटी स्टार्ट करते हैं। लीगल पर्सनैलिटी में देखिएगा सबसे पहली चीज आती है पर्सन। पर्सन कौन होता है, पर्सन अकॉर्डिंग टू लॉ उस पर उस व्यक्ति उस एंटिटी को कहा जाता है जो कि कैपेबल हो ऑफ होल्डिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज। क्या चीज होल्ड करे, ऑफ होल्डिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज।
तो राइट्स एंड ड्यूटीज के रिस्पेक्ट में देखा जाता है लॉ में कि कोई पर्सन लीगली पर्सन कहला सकता है या नहीं कहला सकता। और इसी चीज को हम देखते हुए इसको हम बाइफरकेट कर सकते हैं थ्री हेड्स। कौन कौन से हैं जी थ्री हेड्स? सबसे पहला एक पर्सन, वो पर्सन हो सकता है जो कि डेड है, जो कि मर चुका है। दूसरा व्यक्ति कौन हो सकता है? दूसरा हो सकता है एक वो व्यक्ति जो कि फिलहाल लिविंग है, जीवित है। और एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो कि आर्टिफिशियल कैटेगरी में आता है, जिसको कि बाय द फिक्शन ऑफ लॉ लीगल एंटिटी प्रोवाइड की गई है, क्योंकि वो राइट्स एंड ड्यूटीज को होल्ड कर सकता है। तो इस तरह से पर्सन्स को हम जो है तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर एक पर्सन डेड पर्सन है, तो ये जो डेड पर्सन है ये अपने आप में, चूंकि इसके राइट्स एंड ड्यूटीज समाप्त हो जाते हैं, बिकॉज राइट्स एंड ड्यूटीज सीजेस, तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम लीगली पर्सन नहीं मान सकते। ही इज नॉट ए पर्सन इन द लीगल सेंस, इन द लीगल सेंस। और इसके लिए क्या लैटिन वर्ड यूज किया जाता है, सभी लोग जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। व्हाट इज द लैटिन वर्ड विच इज यूज्ड फॉर ए पर्सन हु इज दैट, मीन्स हु इज नॉट होल्डिंग एनी राइट्स एंड ड्यूटीज? लिख के बताएं कमेंट बॉक्स में, पता है तो, नहीं पता है तो नो लिखेंगे। इसी तरह से अगर हम लिविंग्स की बात करें, तो लिविंग्स को अगेन हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी हो सकती है एनिमल्स एंड बिस्ट्स की, और दूसरी हो सकती है नेचुरल पर्सन्स की। ठीक है, तो लिविंग्स की क्या कैटेगरी हो सकती है? एनिमल्स एंड बिस्ट्स की, मतलब कि पशुओं की, और साथ में किनकी? बिस्ट की, मतलब कि छोटे छोटे जो अपने आप में जंतु होते हैं उनकी। ठीक है, और इस लिविंग्स में ही आ सकते हैं क्या? नेचुरल पर्सन्स, जैसे कि आप और हम। कौन आ सकते हैं जी? नेचुरल पर्सन्स, जैसे कि आप और हम। और ये जो एनिमल एंड बिस्ट हैं, क्या इनके राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं? नो, दे आर नॉट होल्डिंग एनी राइट्स एंड ड्यूटीज। क्योंकि इनके कोई राइट्स एंड ड्यूटीज होते ही नहीं है, तो इनको हम पर्सन नहीं कहेंगे इन द लीगल सेंस। तो दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज पर्सन्स, नॉट पर्सन्स इन लीगल सेंस, क्योंकि दे आर नॉट होल्डिंग एनी राइट्स एंड ड्यूटीज। नो राइट्स एंड ड्यूटीज। क्लियर है सबको? तो चूंकि इनके राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं है, तो इनको भी हम पर्सन नहीं कहेंगे। हालांकि एनिमल एंड फिश आर द लिविंग क्रिएचर जस्ट लाइक अस, जैसे कि हम नेचुरल पर्सन है, इसी तरह से ये भी लिविंग क्रिएचर्स है। अब जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या लैटिन वर्ड यूज किया जाएगा उन व्यक्तियों के लिए जो कि डेड है, बिकॉज दे आर नॉट हेल्डिंग एनी राइट्स एंड ड्यूटीज के लैटिन वर्ड क्या है, सभी लोग बताएं। नथिंग टू डू, नो। इसके लिए लैटिन वर्ड है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, है ना, कई बार पूछा गया, इसको नोट कर ले। रेस न्यूलिस, रेस न्यूलिस, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई मालिक नहीं है, ही इज नॉट होल्डिंग एनी राइट्स एंड ड्यूटीज। कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है सबको, रेस न्यूलिस दोबारा भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है कई मायनों में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? तो देखिएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, अगर आपकी वीडियो की और जो क्वालिटी है वो थोड़ी डाउन है, तो उसको थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, मतलब बढ़ा लीजिएगा। 720 पिक्सल 180 पिक्सल तक हो सकती है ऑन द यूट्यूब। ठीक है, ताकि आपको जो है बोर्ड बिल्कुल क्लियर हो सके। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेस ड्यूलिस कहेंगे। पर्सन हु इज दैट, मतलब कि who is that who is not holding any rights and duties, he cannot be regarded as a person in the legal sense। उसके लिए लैटिन वर्ड क्या यूज किया जाएगा? दैट इज रेस न्यूलिस। क्लियर है? अब देखिए, एनिमल एंड बिस्ट्स की मैंने यहाँ पर बात की, तो ये भी अपने आप में पर्सन नहीं कहलाते लीगल सेंस में। क्यों नहीं कहलाते? इसलिए नहीं कहलाते क्योंकि इनके अपने आप में राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं होते हैं। ठीक है जी? आगे अगर हम बात करें नेचुरल पर्सन्स की, तो नेचुरल पर्सन्स में अगेन हम दो कैटेगरी बना सकते हैं। वे पर्सन्स जो कि बोर्न अलाइव है, और वो व्यक्ति जो कि अभी गर्भ में है, चाइल्ड इन वोम्ब की स्थिति में है। तो चाइल्ड इन वोम्ब क्या एक पर्सन की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा? और जो पर्सन बोर्न अलाइव है उनकी क्या स्थिति रहेगी? ठीक है,
तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि सबने नोट कर लिया होगा। तो देखिए नेचुरल पर्सन्स को अगेन हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इनकी क्या कैटेगरी बनेगी देखिएगा। नेचुरल पर्सन्स मतलब कि प्राकृतिक व्यक्ति। इनकी अगेन अपने आप में दो कैटेगरी बनेगी। ए पर्सन हु इज बोर्न अलाइव मतलब कि जो कि जिंदा पैदा होते हैं, और वो व्यक्ति जो कि अभी जिंदा तो है बट ही इज इन द वोम्ब मतलब ही जस्ट इन द पोजीशन ऑफ चाइल्ड इन वोम्ब मतलब वो भी क्या है, गर्भस्थ शिशु है। चाइल्ड इन वोम्ब मतलब क्या है, गर्भस्थ शिशु है। तो इनकी क्या स्थिति होती है, तो लॉ में जो पर्सन बोर्न अलाइव होते हैं, क्योंकि ये अपने आप में राइट्स एंड ड्यूटीज को होल्ड करते हैं, बिकॉज दे हेल्ड द राइट एंड ड्यूटी, तो इनको हम क्या कहते हैं, दे आर होल्ड पर्सन लीगल, है ना, बिकॉज दे आर होल्डिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स एंड ड्यूटीज तो इनको हम क्या कहेंगे कि दे आर पर्सन लीगल। इसी तरह से वो व्यक्ति जो कि चाइल्ड इन वोम्ब है, क्योंकि ये भी होल्ड करता है राइट्स एंड ड्यूटीज को, जैसे आपने कमेंट बॉक्स में भी लिखा है, तो ये चूंकि राइट्स एंड ड्यूटीज होल्ड करता है तो ही इज आल्सो होल्ड एज पर्सन लीगली। ठीक है, बिकॉज ही होल्ड्स राइट्स एंड ड्यूटीज। तो ये भी क्या हुआ, ही इज आल्सो होल्ड एज पर्सन लीगली। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा आपने, बिल्कुल सही लिखा गौतम जी, यही चेक कर रहा था मैं कि आप लोग ये चीज लिखते हैं या नहीं लिखते। ही इज होल्डिंग द राइट्स बट नो ड्यूटीज, बिल्कुल सही लिखा आपने। इसका मतलब है कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, इट इज वेरी गुड। ही इज होल्डिंग द राइट्स बट नो ड्यूटीज। ठीक है, और ड्यूटीज कब तक नहीं होती, सब लोग जरा आंसर करें। एक चाइल्ड इन वोम्ब जो है, वो जब बोर्न अलाइव हो जाएगा तो उसके बाद भी उसकी ड्यूटीज कब तक नहीं रहती हैं, क्वेश्चन है मेरा। आंसर करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि मेरे पढ़ाने से ही सब कुछ नहीं होगा, आपको भी अपनी तरफ से उसी ट्रैक के ऊपर लिखना पड़ेगा, आंसर्स करने पड़ेंगे, है ना। तो ये पर्सन हु इज a child in the womb, he is holding the rights, it is right, he is holding the right, तो इसको जो है by the fiction of law ये कहा गया कि he is person legally but he is having no duties, तो he is having no duties, तो up till when will he not be liable to any duty, कब तक उसको किसी भी ड्यूटी के लिए लाइबल नहीं किया जाएगा, सोच के बता, सोच के बता। ठीक है, ये बात आपको सोच के बतानी है, नहीं पता है तो आई विल आंसर इट। इसके अलावा देखिएगा, जो पर्सन बोर्न अलाइव होते हैं, हमने कहा कि दे आर होल्डिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज, तो दे आर होल्ड एज पर्सन लीगली, लेकिन ऐसा भी हो सकता है एक केस कि ये पर्सन बोर्न अलाइव तो हो, लेकिन इसके पास में यहाँ पर तो है होल्डिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज, ऐसा हो सकता है ही मे नॉट बी होल्डिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज। पर्सन जो बोर्न अलाइव हुआ है, ही इज नॉट होल्डिंग राइट्स, उसके अपने आप में कोई अधिकार नहीं है, और साथ में उसकी ड्यूटीज भी सीज हो गई है। तो अगर कोई पर्सन बोर्न अलाइव है एंड इज हैविंग नो राइट्स एंड ड्यूटीज, तो इसको हम क्या कहेंगे, ही कैन नॉट आल्सो बी रिगार्डेड एज पर्सन लीगल, है ना। नॉट ए पर्सन लीगली, तो इसको भी हम पर्सन नहीं कहेंगे लीगल सेंस में। तो इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, सब लोग जरा लिख करके बताएं। इसके क्या अपने आप में एग्जाम्पल्स हैं। एक पर्सन हु इज बोर्न अलाइव बट ही इज होल्डिंग नो राइट्स एंड ड्यूटीज, तो इसके एग्जाम्पल हैं, ए पर्सन हु हैज रिनाउंस द वर्ल्ड, जैसे ज्योति जी ने लिखा।
या फिर एक पर्सन जो कि सन्यासी कैटेगरी में आता है, एक ऐसा पर्सन जो कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है बाय द कोर्ट। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं जी? इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि एक इंसॉल्वेंट पर्सन, एक दिवालिया व्यक्ति, इंसॉल्वेंट। दूसरा एग्जाम्पल सन्यासी, है ना? आपने गाना सुना होगा चल सन्यासी मंदिर में, है ना? मेरी चूड़ियां और तेरा चिमटा दोनों साथ बजाएं। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि सन्यासी का क्या काम है? चिमटा बजाने का। ही इज नॉट होल्डिंग एनी ड्यूटीज, है ना? तो मस्त है वो, है। तो ये, और इसके अलावा इंसॉल्वेंट जो कि अपने आप में ये कह चुका है कि आई एम हैविंग नो मनी, तो आई एम नॉट लाइबल टू पे योर डेब्ट्स। तो इंसॉल्वेंट पर्सन के भी अपने आप में राइट्स एंड ड्यूटीज लॉ के द्वारा खत्म कर दिए जाते हैं। सन्यासी हुए डिनाउंस द वर्ल्ड, इसके भी राइट्स एंड ड्यूटीज खत्म हो जाते हैं। आल्दो बोथ आर हेल्डिंग द, वो आर लिविंग पर्सन, दोनों ही अपने आप में क्या है? अपने आप में जीवित व्यक्ति। तो इसलिए एक ऐसा जीवित व्यक्ति हु इज ए नेचुरल पर्सन बट ही इज नॉट होल्डिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज, ही इज नॉट, ही कैन नॉट बी रिगार्डेड एज पर्सन लीगली, इसको हम लीगली पर्सन नहीं कहेंगे। क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखिएगा, मैंने एक चीज आपसे पूछी थी, एक पर्सन जो कि गर्भस्थ है और वो अपने आप में बोर्न अलाइव होता है, तो कब तक इसकी ड्यूटीज नहीं रहती? तो जनरली हम ये कह सकते हैं इसकी ड्यूटीज नहीं जब तक नहीं रहती है, अप टिल ही इज माइनर। क्या है? माइनर है, जब तक कि वो क्या है? एक अपने आप में एक माइनर है, माइनर से मतलब एक एवेस्ट है। ठीक है। और अवस्था कब तक रहती है? अवस्था रहती है अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज, अगर हम इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अनुसार देखें। लेकिन अगर कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अनुसार देखेंगे तो अप टिल 21 ईयर्स ऑफ एज दिस माइनॉरिटी रिमेन्स। क्लियर है? कौन सा केस लो है इसके ऊपर? इसमें कहा गया ए माइनर इज नॉट लाइबल टू पे हिज डेट्स, चाहे उसने अपने आप को मेजर भी शो किया है। सब लोग जरा आंसर बताएं। द नेम ऑफ द केस लॉ जिसमें कहा गया माइनर इज नॉट लाइबल टू पे हिज डेट्स आल्सो ही हैज शोन हिमसेल्फ एज ए मेजर एट द टाइम ऑफ टेकिंग द लोन। लोन लेने के समय पर उसने दिखाया कि आई एम मेजर बट ही इज माइनर इन द एक्चुअल सेंस। और कोर्ट ये कहती है, वो कोर्ट ये हेल्ड करती है बिकॉज ही इज ए माइनर, तो ही इज नॉट लाइबल टू पे हिज डेट्स। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। इट इज मोहरी बीबी, प्रीति रानी, प्रीति जी का जो आंसर है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, है ना? तो वहां पे क्या गया कि जो माइनर्स एग्रीमेंट है इट इज वॉइड एब इनिशियो, इट कैन नॉट बी रेटिफाइड एट द लेटर स्टेज। इसके अलावा ये भी कहा गया जो एस्टोपल है, द रूल ऑफ एस्टोपल, मतलब जो विबंधन का नियम है, ये भी अपने आप में मदद नहीं कर सकता ऑफ द रेस्पोंडेंट या ऑफ द क्लेमेंट, ये कहने के लिए बिकॉज ये रिप्रेजेंटेड हिम एज ए माइनर, देयरफॉर ही इज लायबल टू पे हिज डेट्स। तो यहाँ तक कहा गया बाय द कोर्ट इन मोरी बेबी वर्सेस धर्मदास घोष, the rule of estoppel is not applicable and minors contract is always क्या है? void ab initio। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो ही इज नॉट लाइक, ये अपनी ड्यूटीज के प्रति लायबल कब तक नहीं रहेगा? अपनी 18 ईयर्स ऑफ एज नहीं रहेगा। ठीक है। अब देखिएगा, अब एक और कैटेगरी हमने यहाँ पर बनाई पर्सन्स में, दैट इज जो कि नेचुरल पर्सन को हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। तो इसको लेकर के चलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन को। और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी ग्राफ के थ्रू आपका एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाए, आपका एक रिवीजन हो जाए। हालांकि इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेकर के चल सकते, क्योंकि डिटेल में अगर लेकर के चलेंगे तो कम से कम 3 आवर्स की यही क्लास है ना? तो ये आपको मालूम भी है सभी को, है ना, कि आर्टिफिशियल पर्सन, नॉर्मल पर्सन, ये अपने आप में जो है इतना लंबा टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये मैंने डिस्कस किया हुआ है, सबके पास नोट्स अवेलेबल है आई थिंक, है ना? तो आर्टिफिशियल पर्सन को अगेन हम दो जगह पर कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति मतलब कि कृत्रिम बोलते हैं हिंदी में आर्टिफिशियल को। ठीक है। तो ये दो कैटेगरी में हो सकती है इसकी, जैसे कि आपने लिखा कॉर्पोरेट सोल, और दूसरा हो सकता है कॉर्पोरेट एग्रीगेट।
ठीक है। कॉर्पोरेट सोल की अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट सोल की कैटेगरी में कौन लोग आते हैं, सभी लोग जरा आंसर करें। रामदास जी, वेलकम एंड गुड आफ्टरनून। इसका एग्जाम्पल बताएं कॉर्पोरेट सोल का, और कॉर्पोरेट एग्रीगेट के भी एग्जाम्पल्स बताएं। ये सब चीजें डिस्कस की हुई है मैंने क्लास में सबके साथ। मैं समझता हूँ सबके पास नोट्स अवेलेबल है, अपने नोट्स रिवाइज कर। तो इसके कॉर्पोरेट सोल के एग्जाम्पल क्या है? प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा बताओ। क्राउन, बिल्कुल सही आंसर है, क्राउन। इसके अलावा मिनिस्टर्स, तो ये सब अपने आप में कॉर्पोरेट सोल है। मतलब कि ये सिंगल पर्सन हु हैज बीन अवार्डेड, जिसको क्या अवार्ड किया गया? परपेचुअल सक्सेशन अवार्ड किया गया है, जिसको लीगल पर्सनैलिटी अवार्ड की गई है बाय द लॉ, या फिर कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये सब अपने आप में क्या है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉर्पोरेट सोल बिकॉज दे आर हैविंग द परपेचुअल सक्सेशन, दे आर हैविंग द लीगल पर्सनैलिटी। ठीक है। इसके अलावा कॉर्पोरेट एग्रीगेट के एग्जांपल बताएं सभी लोग। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉर्पोरेट एग्रीगेट? कॉर्पोरेट एग्रीगेट के एग्जांपल बताएं सभी लोग। अनडिस्प्यूटेड एग्जांपल बताएं। नहीं पता है तो नो लिखें। है ना? तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कंपनी। कंपनी में कौन सी कंपनी? इट में बी ए प्राइवेट कंपनी एंड इट में बी ए पब्लिक कंपनी, दोनों तरह की कंपनियां। कई बार हमारे माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है कि प्राइवेट कंपनी इज नॉट ए कॉर्पोरेट एग्रीगेट। ठीक है। तो कंपनी चाहे प्राइवेट हो, चाहे अपने आप में कैसी हो, चाहे अपने आप में पब्लिक हो, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, दोनों तरह की कंपनियां क्या है? दे आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉर्पोरेट एग्रीगेट। अब जैसे कि आप बार बार पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, इसके अलावा देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल लिखा है रामदास जी ने, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। इसके अलावा एक पार्टनरशिप फर्म विच इज रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट, इट इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेट एग्रीगेट, इट इज नॉट ए लीगल पर्सन। जबकि अगर एक पार्टनरशिप फर्म है फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, इट इज ए कॉर्पोरेट एग्रीगेट, इट इज हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द मेंबर्स। तो देखना पड़ेगा किस दृष्टि की हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनरशिप फर्म पर दर्ज है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेट एग्रीगेट बिकॉज इज हैविंग ए परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, चलो इतना डिस्कशन काफी है इस मैटर को लेकर के। अब देखिए थोड़ा सा ले लेते हैं अलग अलग जो है, अलग अलग जो है अपने आप में थिंग्स को, जिनको की लीगल पर्सनैलिटी प्रोवाइड की गई बाय द कोर्ट। जैसे कि अगर हम बात करें आइडोल इन टेम्पल, आइडोल इन टेम्पल इट इज ए लीगल पर्सन, और इसके लिए केस लो है। सब लोग आंसर करें व्हाट इज द केस लो, जिसमें कि ये बात कहेंगे कि आइडोल इन टेम्पल इज ए लीगल पर्सन। इसके अलावा मॉस्क, मस्जिद जो होती है, इट इज नॉट ए लीगल पर्सन, इसके ऊपर क्या केस लो है? ये सब लोगों को बताना है, नहीं मालूम है तो अपने अपने नोट्स से रिवाइज करना है, देख के जाना है। इसके अलावा टेम्पल, हिंदुओं का जो टेम्पल है ना। इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहब, ये सब मैंने केस लो बताए हुए हैं, एनिशिएंट भी और नए भी। और दूसरी चीज देखिए, बहुत सारे केस लो हो सकते हैं, दोबारा बता रहा हूँ, केस लो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ केस लो होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक पर्पज से होते हैं। जैसे कि पीसीएसजीए में अलग कुछ केस पूछे जाते हैं, नेट में कुछ अलग केस होते हैं। इसके अलावा जो है कुछ केस जो है अलग से होते हैं, जो कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले। केस बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको कि बार बार रिपीटिंग फॉर्म में पूछा जाता है ना? तो उन्हीं केस लॉज के नाम आपको स्पेसिफिकली याद रखने हैं, है ना? गुरु ग्रंथ साहब, ठीक है। तो इन सब से रिलेटेड केस लॉज हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब इज ए लीगल पर्सन, टेम्पल इज आल्सो ए लीगल पर्सन, मॉस्क इज नॉट ए लीगल पर्सन, इसके ऊपर केस लो है ना? केस लो को आप रिवाइज कर लीजिएगा विद ईयर, है ना? इसको मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसकी, बस मैं आपको एक कि इसमें क्विक जो है रिवीजन दे रहा हूँ इसका। आइडोल इन ए टेम्पल, इसके ऊपर जो है प्रीवी काउंसिल का केस है इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी केस है इंपॉर्टेंट।
है ना। तो इसको आप रिवाइज कर देंगे, बिल्कुल सही आप लोग लिख रहे हैं वैसे। बाबा किशोरी देवी टेम्पल के लिए, इसके अलावा प्रमथनाथ मुलिक का केस है, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप। आइडोल इन द टेम्पल के लिए, मोस्ट के लिए केस का नाम बताओ, टेम्पल इसके लिए बताओ, गुरु ग्रंथ साहिब के लिए, है ना, श्रीमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का केस है ना। तो ये सब अपने आप में केसेस हैं जो इससे रिलेटेड है। अब देखिए हम जो है थ्योरीज की बात करेंगे, है ना, इसकी और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं। आगे चलते हैं, थ्योरीज की बात करेंगे। थ्योरीज ऑफ लीगल पर्सनैलिटी, काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कितनी थ्योरी है जरा लिख के बताएं फटाफट सभी लोग। हाउ मेनी थ्योरीज आर देयर विच आर रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, है ना। इसके लिए ट्री की लाइन बताई हुई है, ट्री की लाइन के थ्रू सब लोग रिवीजन करके जाएंगे। ट्री की लाइन मैंने थ्योरीज की भी बताई हुई है, साथ में मैंने ट्री की लाइन आपको इसके अंदर जो एक्सपोनेंट्स है उनकी भी बताई हुई है। इसके अलावा इन थ्योरीज के अंदर जो मटेरियल उसकी भी ट्री की लाइन बताई हुई है, ताकि आप इजिली अपने कंटेंट को तैयार कर लें। तो इट इज फिक्शन थ्योरी। दूसरा कंसेशन थ्योरी। तीसरा रियलिस्टिक थ्योरी। चौथा ब्रैकेट थ्योरी। पांचवा पर्पस थ्योरी। है ना, तो बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप। मंजीत सहीसगढ़ का केस है, मोस्ट इज नॉट ए लीगल पर्सन। श्रीमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 2000 का केस है कि गुरु ग्रंथ साहिब इज ए लीगल पर्सन। बहुत अच्छा लिख रहे हैं ज्योति जी। ठीक है, सभी लोग देखिए, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, इससे आपका रिवीजन बनेगा, है ना। और पेपर में विदाउट टेंशन आपको चीज याद आ जाएगी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपको, अरे बड़ा आसान क्वेश्चन आया, बड़ा आसान पेपर आया। आसान कब कहता है आदमी, जब हैंडी हो कोई चीज और एकदम से सामने रखी हुई मिल जाए, तो कहता है ये भी कोई पूछने की चीज है। लेकिन अगर किसी ने ना पढ़ा हो या उसका रिवीजन ना हो, उसके माइंड में सेट ना हो, तो कहता है कि बड़ी बड़ा टफ पेपर पूछा गया, पता नहीं कहाँ कहाँ से मांग मांग के क्वेश्चन दिए। तो इस तरह से देखिए 5 थ्योरीज है ना। तो ये 5 थ्योरीज मैंने आपको बता रखी है, और इनको शॉर्ट में मैंने इनको याद करने के लिए ट्री की लाइन भी बताई है कि फिगर बीपी, है ना। फिगर किसकी है, ब्लड प्रेशर की। तो इस तरह से याद रखना है इन पांचों थ्योरी को। अब इन थ्योरीज को नटशेल में बता रहा हूँ। ये जो शुरू की जो थ्योरीज है, दे आर रिलेटेड टू सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट। ये किससे रिलेटेड है, ये अपने आप में रिलेटेड है सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट से। मतलब कि राज्य की संप्रभुता से। जबकि अगर हम बात करें लास्ट की 3 थ्योरीज की, दो दो यार अपने आप में कैसी हैं, दे आर जर्मन थ्योरीज। ठीक है, तो ये अपने आप में इस तरह से 5 थ्योरीज है। इनके अंदर कौन कौन से एक्सपोनेंट है, इनके अदर नेम क्या है, कहाँ से डेवलप हुई, जर्मन में इनको क्या कहा जाएगा, इंग्लैंड में इनको कहा क्या कहा जाएगा। ये सब चीजें इन थ्योरीज में मैंने आपको क्लास में बता रखी है। सब लोग अपने अपने नोट्स को यहाँ पर रिवाइज करके जाएंगे इन द एग्जाम। ठीक है, बिना इसके रिवाइज रिवीजन के नहीं जाएंगे। तो रिवीजन मतलब आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए बिफोर गोइंग टू एग्जाम। क्लियर है ये बात यहाँ तक। ठीक है। चलो, अब देखिएगा, मैंने आपको ये थ्योरीज बता दी। अब मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, दैट इज राइट्स एंड ड्यूटीज, जो आपके सिलेबस में है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अगर किसी को है, तो मुझे लिख के पूछो इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कोई फेस कर रहा है तो प्रॉब्लम जरूर पूछिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा कंसेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। कंसेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज को स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़े से आपको एमसीक्यूज करा दूं। ठीक है, थोड़े से आपको क्या करा दूं, एमसीक्यूज करा दूं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल है लॉ कंपटीशन क्लासेस के नाम से, है ना। तो उसके ऊपर हमने जो है क्वेश्चन पोस्ट भी किए हुए हैं। तो सब लोग थोड़ा सा जो है टेलीग्राम चैनल की तरफ चलें और उन क्वेश्चंस को जो है करते हैं, है ना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने पोस्ट किए हैं, ताकि आप सब लोग अपना रिवीजन कर लें। लॉ कंपटीशन क्लासेस के ही नाम से है टेलीग्राम चैनल भी, है ना। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो है चलता हूँ मैं टेलीग्राम चैनल की तरफ, थोड़े से एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। फिर दोबारा से आएंगे क्लास के ऊपर ही, है ना।
कोई कंफ्यूजन है तो लिख करके पूछिएगा। करता है एचयूएफ का कंफ्यूजन है आपका गौतम जी, और भी किसी का कंफ्यूजन है बिल्कुल पूछिएगा, मैं जरा एमसीक्यू करा दूं उसके बाद मैं आपके कंफ्यूजन दूर करूंगा रिगार्डिंग करता है एचयूएफ जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसके कर्ता की क्या पोजीशन है, ये सब चीज डिस्कस करूंगा अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो। टेलीग्राम चैनल लो कंपटीशन क्लासेस के ही नाम से मैंने ओपन किया आपके सामने। लो कंपटीशन क्लासेस के ही नाम से टेलीग्राम चैनल है। इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है वो इसका जो है अपने आप में लोगो है। इंडिया का नेशनल फ्लैग इसका लोगो है हमारे चैनल का, लो कंपटीशन क्लासेस का। देखिएगा ये वाला आपको सामने दिख रहा है, लो कंपटीशन क्लासेस इंडिया का फ्लैग, आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस पोस्ट किए हुए हैं और यहाँ पर मैं सारी इंफॉर्मेशन भी पोस्ट करता हूँ। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिएगा इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला, सॉरी मेरे से गलत लग गया ये, एक सेकंड। क्वेश्चन क्वेश्चन दिख रहा है सबको सामने। ठीक है, इसके अंदर मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ में, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल सॉलिडेरिटी, है ना। इसके अलावा देखिएगा सोशल सॉलिडेरिटी, इसके अलावा थ्योरी ऑफ यूटिलिटी और वोल्केजिस्ट, तो इसको आपको मैच द कॉलम करना है। इसको मैं देखता हूँ ये बड़ा हो सकता है क्वेश्चन एक से। नहीं ये बड़ा नहीं हो सकता है ना, इतना ही रहेगा। चलिए, देखिए इसका जो राइट आंसर है, इसके अंदर देखिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज सी। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन का ये है अपने आप में सी। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो सोशल इंजीनियरिंग है वो अपने आप में किससे रिलेटेड है, सोशल इंजीनियरिंग अपने आप में किसकी है, रस्को पाउंड की है, कल भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जो है सोशल सोलिडिटी ड्यूगेट का है। इसके अलावा देखिए ये जो है अपने आप में थ्योरी ऑफ यूटिलिटी जर्मी बेंथम की है, और सेवेगिनी रिलेटेड है वोल्केजिस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट इज आल्सो नोन एज ड्वार्किन बिफोर डार्किन डार्विन। किस जो है ड्वार्किन माना जाता है बिफोर डार्विन, ये एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है और ये आगे भी रिवाइज हो सकता है। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर है सेवेगिनी फर्स्ट। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट इज नोन फॉर हिज कंसेप्ट ऑफ लिविंग लॉ। इनमें से कौन सा जूरिस्ट लिविंग लॉ के कंसेप्ट के लिए जाना जाता है? सेविग्नी, ड्यूगिट, येलिच और बेंथम। आंसर करें सभी लोग, बल्कि आंसर मार्क कर दे टेलीग्राम के ऊपर, वहां पे जाके आपको पता भी चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट इज नोन एज फॉर द कंसेप्ट ऑफ लिविंग लॉ। लिविंग लॉ के लिए कौन जाना जाता है, सभी लोग जरा आंसर करें। ए है सेवेगनी, बी है ड्यूगिट, सी है येलिच और डी है बर्किम। लिविंग लॉ, देर इज ए लिविंग लॉ इन द सोसाइटी। ठीक है, इसका राइट आंसर है येलिच। आगे चलते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द रेशो इन रेशो रेसिडेंटी, सो वेरियस टेस्ट आर अप्लाइड टू फाइंड आउट वेदर ए पर्टिकुलर पॉइंट इज रेशो रेसिडेंटी ऑफ जजमेंट और नॉट। One such test is proposed by Professor Wengim, Professor Bambach. Which test is of Professor Bambach? Bambach का इनमें से कौन सा टेस्ट है? मटेरियल टेस्ट, रिवर्सल टेस्ट, एक्सक्लूजन टेस्ट या इंक्लूजन टेस्ट? सब लोग जरा आंसर करें, व्हाट इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर है रिवर्सल टेस्ट, नोट मटेरियल फैक्ट। ठीक है, रिवर्सल टेस्ट, इसको नोट कर लें अगर नोटेड नहीं है तो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर वर्क ऑफ थॉमस एक्विनास का इनसे मेजर वर्क कौन सा है? लॉज एम्पायर, स्पिरिट ऑफ लॉज, सुम्मा थियोलॉजीज या ऑल ऑफ द अबव? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर वर्क ऑफ थॉमस एक्विनास? लॉज एम्पायर, स्पिरिट ऑफ लॉज, सुम्मा थियोलॉजीज या ऑल ऑफ द अबव? ठीक है, तो इनका मेजर जो वर्क है दैट इज सुम्मा थियोलॉजी। देखिए सुम्मा थियोलॉजी के बारे में मैंने नोट्स में लिखवाया बात ये, है ना, लेकिन आप बता रहे हो सारे ही हैं ठीक है, तो सुम्मा थियोलॉजी इसका मेजर वर्क है। अगला, अकॉर्डिंग टू द नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ द लॉ शुड एमिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ के अनुसार लॉ कहाँ से एमिनेट होना चाहिए? गॉड, सोशल प्रोसेस, रूल्स या रीजन? व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन है, ए में गॉड, बी में सोशल प्रोसेस, सी में रूल्स और डी में है रीजन। ठीक है, इसका राइट आंसर है रीजन। ठीक है, देखिए दो आंसर सही हो सकते हैं, गॉड भी और रीजन भी। बेस्ट आंसर रीजन है, नॉट गॉड। इसके अलावा जर्मी बेंथम डिवाइडेड जूरिस्प्रूडेंस इनटू, जर्मी बेंथम ने जूरिस्प्रूडेंस को कहाँ कहाँ पर क्लासिफिकेशन किया? इलुसिडेटरी और परप्लेक्सिंग, एक्सप्लेनेटरी एंड वेग, एक्सपोजिटरी एंड सेंसोरल, डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज द राइट आंसर? जर्मी बेंथम डिवाइडेड जूरिस्प्रूडेंस इनटू, तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला ऑप्शन है इलुसिडेटरी, परप्लेक्सिंग, एक्सप्लेनेटरी और वेग, तीसरा एक्सपोजिटरी, सेंसोरल और चौथा है डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एक्सपोजिटरी एंड सेंसोरल, सी, है ना। ये कई बार बता चुका हूं मैं क्लास में। अगला है विच व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट? परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइट के बीच में क्या अंतर है? सबसे पहला ऑप्शन है परफेक्ट राइट्स हैव ए कोरिलेटिव दैट इज लीगली एनफोर्सेबल ड्यूटी। दूसरा ऑप्शन है इम्परफेक्ट राइट्स आर नॉट एनफोर्सेबल। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। और डी ऑप्शन है ओनली ए। व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट्स? सबसे पहला ऑप्शन है परफेक्ट राइट्स हैव ए कोरिलेटिव दैट इज लीगली एनफोर्सेबल ड्यूटी। दूसरा परफेक्ट राइट्स आर नॉट एनफोर्सेबल। तीसरा बोथ ए एंड बी। और चौथा है डी ओनली। ठीक है, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है? इनके बीच का जो डिफरेंस है डेट इज सी, मतलब कि दोनों ही डिफरेंस है। परफेक्ट राइट्स जो है वो अपने आप में इनकी कोरिलेटिव ड्यूटी होती है। तीसरी दूसरा इम्परफेक्ट राइट्स आर नॉट एनफोर्सेबल, तो दोनों ही सही है, तो इट इज सी। ठीक है, अगला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंट्रोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट आर द फीचर्स दैट मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल्ड? इसमें ऑप्शंस है, सबसे पहला लिमिटेड गवर्नमेंट, दूसरा है रिटन डॉक्यूमेंट, तीसरा है सेपरेशन ऑफ पावर। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है ए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, दूसरा है सेकंड एंड थर्ड, तीसरा है फर्स्ट ओनली, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द राइट आंसर? Indian constitution is a controlled constitution. What are the features that make the Indian constitution controlled? सबसे पहला ऑप्शन लिमिटेड गवर्नमेंट, दूसरा रिटन डॉक्यूमेंट, तीसरा सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, तीसरा है फर्स्ट ओनली, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, है ना, मतलब कि रिटन डॉक्यूमेंट और साथ में जो है लिमिटेड गवर्नमेंट, है ना। और इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है डी, सॉरी, इसका राइट आंसर है डी, सेपरेशन ऑफ पावर भी। तो सारे ही इसके अंदर जो है मौजूद है, नोट भी। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा अगला क्वेश्चन है सोशलिज्म इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट सिग्निफाइज दैट, मीन्स ऑफ एंड आर स्टेट ओन। मतलब कि सोशलिज्म अपने आप में क्या है, हमारे संविधान का अंतर्निहित भाग है। ये अपने आप में क्या सिग्निफाई करता है? सबसे पहला ऑप्शन है इक्विटी ऑब्लिक जस्टिस, दूसरा ऑप्शन है सोशल इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक एनफोर्समेंट एजेंसीज, तीसरा ऑप्शन है पार्लियामेंट ऑब्लिक कमेटीज,
चौथा ऑप्शन है प्रोटेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सोशलिज्म इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट सिग्निफाइज दैट। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर? तो इसका आएगा डी, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि इट सिग्निफाइज दैट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर स्टैंड ओन। तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है। तो ये अपने आप में देखिए टेलीग्राम चैनल है लो कंपटीशन क्लासेस, इसको भी जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि इसके अंदर नेशनल फ्लैग है इंडिया का, है ना। जब टेलीग्राम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके क्वेश्चंस और जो हमारे डेली अपडेट्स हैं यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन क्वेश्चंस में से किसी में भी है तो पूछो भाई फटाफट। ठीक है, तो अगेन चलते हैं जी अपने कंटेंट की तरफ। तो हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। कोई कंफ्यूजन किसी का है तो पूछिएगा भाई। एनी कंफ्यूजन? जैसे कि गौतम जी ने लिखा था, सर मुझे जो है एचयूएफ और कर्ता के बारे में बता। इसी तरह से कोई और कंफ्यूजन किसी भी लर्नर को हो तो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कर्ता है तो एचयूएफ है, लीगल पर्सनैलिटी टॉपिक है ना, लीगल पर्सन। ठीक है, इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है तो लिख के पूछो भाई। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। देखिए कर्ता एंड एचयूएफ के बारे में बता रहा हूँ। कर्ता जो है वो अपने आप में हिंदू कोपासनरी में इसकी डबल कैपेसिटी है, मतलब ये कॉर्पोरेट सोल की तरह से भी काम करता है और साथ में ये क्या करता है, ये अपने आप में एक लीगल पर्सन भी है। इसकी डबल कैपेसिटी होती है कर्ता ऑफ एचयूएफ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू है विभक्त परिवार। इसका जो कर्ता होता है ये डबल पोजीशन में होता है, डबल कैपेसिटी। डबल कैपेसिटी इसकी क्या होती है? ही इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, एक नेचुरल पर्सन की तरह से, और साथ में बीइंग द कर्ता, ये अपने आप में क्या है, ही इज लीगल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन के फॉर्म में। और बनता है हु इज द एल्डेस्ट मेल मेंबर। आजकल हालांकि फीमेल मेंबर्स भी बनने लगी हैं बट इज एन एक्सेप्शन। एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली, और कौन सा मेंबर? मेल मेंबर, है ना। हालांकि एक्सेप्शनली फीमेल्स को भी बनाया जाने लगा है। और लीगल पर्सन के फॉर्म में, मतलब कि कर्ता जो है वो अपने आप में क्या है, लीगल पर्सन है, ज्यूरिस्टिक पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, और वो क्या होता है, ओवरऑल हेड होता है ज्वाइंट फैमिली का, मैनेज करता है एंटायर फैमिली प्रॉपर्टी को। तो वो क्या करता है, ये अपने आप में क्या होता है, ओवरऑल हेड होता है, हेड ऑफ ज्वाइंट फैमिली। और साथ में क्या है, हेड होने के साथ लीगल पर्सन के फॉर्म में ही मैनेज ऑल एंटायर फैमिली प्रॉपर्टी, ऑल एंटायर फैमिली प्रॉपर्टी, मतलब कि अपने फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी को ही क्या करता है, मैनेज करता है। ही हैज ए राइट टू एलिनिएट द प्रॉपर्टी, उसको जो है प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने का, एलिनिएट करने का भी राइट होता है। नेटवर्क इशू, नेटवर्क सोल्व हो चुका।
नेटवर्क सामने क्लियर चल रही है वीडियो सबके? नेटवर्क इशू लिखा हुआ है। साथ में क्या कर सकता है, ही कैन एलिमिनेट द प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अदर मेंबर्स जो है इसके कंट्रोल में होते हैं। साथ में ही कैन सू एंड बी सूड। सू एंड बी सूड, ये मुकदमा भी कर सकता है, इसके ऊपर भी मुकदमा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पोजीशन है कर्ता की एचयूएफ के। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया तो इंडिकेट करने सभी लोग। इसके अलावा इसमें कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो आपको पूछनी है? जो मैंने आपको कंटेंट बताया इसके अलावा अगर कोई बात आपके माइंड में है तो पूछ लीजिए, तो बाय राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, जब तक मैं देखिए। हाँ जी, कर्ता इज ए लीगल पर्सन बिकॉज ही कैन सू एंड बी सू। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको अपने नए प्रोग्राम्स के बारे में बता दूं। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि ये मैराथन क्लास चल रही है, जैसे कि तो कल भी मैराथन क्लास चलेगी, तो इसके बारे में मैं सूचना दूंगा इस क्लास के एंड में। और मेरी जो क्लासेस हैं वो लो कंपटीशन क्लासेस ऐप के ऊपर चलती हैं। लो कंपटीशन क्लासेस ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड फोन के ऊपर भी और आईफोन के ऊपर भी। आईफोन का लिंक आपको मेरे से लेना पड़ेगा, है ना। इसके अंदर देखिए कुछ फ्री फीचर्स हैं, जैसे कि मॉक टेस्ट फ्री है। जिस तरह से अभी मैंने मॉक टेस्ट टेलीग्राम से कराया है, इसी तरह से इसके अंदर भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है। इसी तरह से जो है इसी तरह से जो है स्टडी मटेरियल इसमें आपको मिल जाएगा, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, फ्री बैच मिल जाएगा। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, आई विल ऐड यू टू द फ्री बैच, लेटेस्ट पेपर्स का बैच मिल जाएगा। तैयारी का तरीका के नाम से इसके अंदर आपको एक कहना चाहिए कि एक बैनर मिलेगा, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो जो लर्नर्स हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं उनके एक्सपीरियंस आपको सुनने के लिए मिलेंगे कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की, किस तरह से आपको तैयारी करनी है फॉर बीइंग गेट टू बी सिलेक्टेड। इसके अलावा कोर्सेज मिलेंगे, स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के कोर्स मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज कोर्स है ना। बैचेस भी होते हैं और स्टोर पर कोर्स होते हैं। बैचेस में आपको पूरा बैच मिलेगा, पूरे साल का, पूरे 6 महीने का, पूरे 2 साल का, है ना। जिसमें कि अलग अलग एग्जाम को हम टारगेट करते हैं। स्टोर के ऊपर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कोर्स हैं, ये टेस्ट सीरीज हैं, पीवाईक्यू कोर्स हैं, लेटेस्ट सिलेबस के कोर्स, लेटेस्ट पेपर्स के कोर्स हैं। कूपन आपको मिल जाएंगे डिस्काउंट के लिए, जैसे फिलहाल कूपन चल रहा है, मतलब कि RAJ 80, तो इसमें आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। 80% तक का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे RAJ 80। अगर आप बड़ा सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बड़े सब्सक्रिप्शन से मतलब है कि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 2 मंथ्स का किसी भी कोर्स का, तो उसमें आपको RAJ 80 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, यू विल गेट 80% डिस्काउंट इन फीस। केवल आपको 20% फीस ही पे करना। ठीक है, तो ये कूपन कोड है और ये 30 जून तक एप्लीकेबल है कूपन कोड, जितने भी कोर्सेज स्टोर के ऊपर है अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के। जैसे फिलहाल हम देखें जूर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो जूर स्टूडेंट्स से रिलेटेड आपको सारे नोट्स जो मैं आपको करा रहा हूँ काफी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, बेसिक से लेकर के बिल्कुल नेट के लेवल तक के हैं, स्पेशली यूजीसी नेट के लिए कोर्सेज बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसको आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, 1 डे के लिए भी ले सकते हैं, 20 डेज के लिए भी ले सकते हैं और 2 मंथ्स के लिए भी ले सकते हैं। 1 डे, 20 डेज, अगर आपको केवल एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है, नोट्स तैयार करने हैं। और 2 मंथ्स अगर आपको जो है कई बार इसका रिवीजन करना है, आपको कोई एग्जाम अलग से टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे, RAG 80 कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा। 20 डेज का सब्सक्रिप्शन लेंगे, केवल 760 रुपीज में आपको मिल जाएगा, जो कि बुक से काफी कम कॉस्ट में है। बुक भी इसकी 1200 से लेकर के 1400 रुपीज की आती है मार्केट। एक दिन का सब्सक्रिप्शन लेंगे, केवल 100 रुपीज में मिल जाएगा। आप पूरे कोर्स को चेक कीजिएगा इजीली, आराम से, और उसमें देखिए क्या क्या कंटेंट है, उसके बाद आप जाकर के बड़ा सब्सक्रिप्शन लीजिए 20 डेज का या 2 मंथ्स का। ठीक है, तो ये अपने आप में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेट के लिए, JRF के लिए, इसके अंदर हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मेरी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज में मिलेंगी, ट्रिक्स टू लर्न बताई गई है हर टॉपिक को याद रखने के लिए एग्जाम में जाने से पहले। हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के वर्जन, दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए केस, ये जो कोर्स है बिल्कुल अपने आप में फिट है, मतलब की तैयारी के लिए। ठीक है, तो ये अपने आप में जो है फीचर्स हैं लो कंपटीशन क्लासेस ऐप के। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्लास की तरफ। हाँ जी, HUF नहीं, HUF इज नॉट ए लीगल पर्सन।
ठीक है, कर्ता अपने आप में क्या होता है, लीगल पर्सन होता है। एचयूएफ एक एंटिटी है। ठीक है। अब देखिएगा, आगे चलते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज की तरफ। ठीक है जी, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है कि जो ये वर्ड राइट है, ये अपने आप में कहाँ से डराइव किया गया है। तो ये अपने आप में डराइव किया गया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड, और ये लैटिन वर्ड है रेक्टस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर अलग अलग एक्सपोनेंट्स की डेफिनेशन है, जैसे कि इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सामंड की। सामंड अपने आप में क्या कहते हैं कि सामंड अपने आप में कहते हैं कि राइट क्या होता है। राइट अपने आप में एक ऐसा इंटरेस्ट है जो रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड होता है बाय द रूल और जस्टिस। ये किसी भी रूल के द्वारा या जस्टिस के द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है, उसको राइट कहा गया बाय द सामंड। तो सामंड की डेफिनेशन जरूर देख के जानी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विद रेस्पेक्ट टू राइट। इसके अलावा राइट के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है मेटीरियल एलिमेंट और दूसरा होता है फॉर्मल एलिमेंट। है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया है पहले भी कि राइट्स के अंदर दो अपने आप में एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला एलिमेंट है मेटीरियल एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट है फॉर्मल एलिमेंट। तो ये देख करके जाना है व्हाट इज नोन एज मेटीरियल एलिमेंट और कौन सा कहलाता है फॉर्मल एलिमेंट। तो मेटीरियल एलिमेंट है जैसे कोई रेपुटेशन, मनी या प्रॉपर्टी, जो जिसके संदर्भ में आप किसी राइट की बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मेटीरियल एलिमेंट। अगर हम बात करें फॉर्मल एलिमेंट की, तो फॉर्मल एलिमेंट क्या होता है, फॉर्मल एलिमेंट का मतलब है द विल, कैपेसिटी एंड पावर टू रियलाइज दैट राइट। तो ये अपने आप में क्या है, इट इज नोन एज फॉर्मल एलिमेंट। इसके अलावा राइट शब्द को डिफाइन करने के लिए, लीगल राइट शब्द को डिफाइन करने के लिए, हालांकि सुनने में बड़ा आसान सा लगता है लीगल राइट, लेकिन इसके अंदर केस लो है मद्रास हाई कोर्ट का, डेनियल वर्सेस स्टेट, जिसमें कहा गया कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द वर्ड लीगल राइट। और इसके अलावा इसके अंदर 5 एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं राइट के। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, 5 एट्रीब्यूट्स हैं। इसको देखिए, स्ट्रिक्ट सेंस में और लीगल सेंस में हम अलग अलग जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं राइट को। ठीक है, तो मेटीरियल एलिमेंट, फॉर्मल एलिमेंट, मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने देख लिए होंगे इसके। अब देखिएगा, आप अगर हम राइट को जो है डिफाइन करने की कोशिश करें, तो हम जो किस किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट सेंस में कर सकते हैं, वाइडर सेंस में कर सकते हैं, लीगल सेंस में कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हम जो है ट्रूली किस तरह से डिफाइन करेंगे, और इसको हम रिकॉग्निशन के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा ग्राफ बनवाया हुआ है क्लास में, कि राइट को हम स्ट्रिक्ट सेंस में किस तरह से डिफाइन करेंगे। नोट से अपने रिवाइज कीजिएगा सभी लोग। इसके अलावा वाइडर सेंस में किस तरह डिफाइन कर सकते हैं राइट को, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में। इसके अलावा राइट को हम लीगल सेंस में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और राइट को हम जो है लॉ ऑफ नेशंस के फॉर्म में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रूली हम राइट के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो इन पांचों सेंस को आपको देख करके जाना है। ये क्या है, सेंसेस हैं, अलग अलग तरीके से राइट को डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको कितनी थ्योरीज बताई हैं, 3 थ्योरीज बताई है लीगल राइट की। विल थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी, और साथ में जो है तीसरी है प्रोटेक्शन थ्योरी। तो इन तीनों थ्योरीज को आपको देख करके जाना है बिफोर गोइंग टू एग्जाम। कितनी थ्योरीज है जी, 3 थ्योरीज है। सबसे पहली थ्योरी है विल थ्योरी। इनमें से कौन सी थ्योरी ऑब्सलीट हो चुकी है, जरा बताएं सभी लोग। विल थ्योरी, और इनके एक्सपोनेंट कौन से, यहाँ से भी क्वेश्चन आया एग्जाम। विल थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी,
इसके अलावा प्रोटेक्शन थ्योरी, सब लोग बताएं कि इनमें से कौन सी थ्योरी अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, इट इज नॉट इन यूज, और इनसे रिलेटेड कौन कौन से एक्सपोनेंट्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं, और ये क्या कहती है, व्हील थ्योरी क्या कहती है, इंटरेस्ट थ्योरी क्या कहती है, या प्रोटेक्शन थ्योरी क्या कहती है। सब लोग आंसर करें कौन सी थ्योरी के व्यू को रिजेक्ट कर दिया गया है फिलहाल। ठीक है, जैसे कि व्हील थ्योरी है, व्हील थ्योरी के जो एक्सपोनेंट हैं दैट इज हीगल, कांट एंड ह्यूम। इसको याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिकी लाइनें भी बताई हुई हैं। इसके अलावा बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप, प्रोटेक्शन थ्योरी, इसको जो है क्या कर दिया गया है, इसके व्यू को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट थ्योरी है, इसके प्रोपाउंडर हैं इयरिंग। इयरिंग इज द प्रोपाउंडर ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी। और इंटरेस्ट थ्योरी का क्रिटिसिज्म किसके द्वारा किया गया, बाय द सावंत। सावंत क्या करते हैं, इसका क्रिटिसिज्म करते हैं। साथ में ये भी समझ के चलें कि विल थ्योरी क्या कहती है, इंटरेस्ट थ्योरी क्या कहती है, और प्रोटेक्शन थ्योरी क्या कहती है। इन तीनों थ्योरीज को कंपेयर करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना जाकर के आपको तैयार करना पड़ेगा, तो आप जो है पेपर के देने के लायक बन पाए, है ना। आगे चलते हैं, देखिए एसेंशियल्स क्या है लीगल राइट के, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ लीगल राइट। तो अगेन दे आर 5 एसेंशियल्स ऑफ लीगल राइट। सबसे पहला है सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा कंटेंट, चौथा सब्जेक्ट मैटर, और पांचवा है टाइटल। ठीक है। चले आगे, देखिएगा एसेंशियल्स ऑफ लीगल राइट। एसेंशियल्स ऑफ लीगल राइट की बात करें तो देयर आर 5 एसेंशियल्स। तो 5 एसेंशियल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट। अब देखिए इनका दूसरा भी नाम है पर्सन ऑफ इनहेरेंस या पर्सन ऑफ इंसिडेंस। तो ये अपने आप में काफी पूछा जाता है एग्जाम में कि हु इज द पर्सन ऑफ इनहेरेंस या हु इज द पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस। ये नहीं कहा जाता कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताएं, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो ये आप जो है तैयार करके जाएंगे, सब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं तीन चार आपको, ताकि आप इजिली इसको जो है कनेक्ट कर सकेंगे। थोड़ा सा टफ टॉपिक है ये, कि व्हाट इज कंटेंट, व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर, और पांचवा है टाइटल। ठीक है, तो इसमें पर्सन ऑफ इनहेरेंस कौन कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है पर्सन ऑफ इनहेरेंस। इसके अलावा पर्सन ऑफ इंसिडेंस कहलाता है ऑब्जेक्ट। कंटेंट क्या होता है, कंटेंट है एक्ट या फॉरबियरेंस। ये काफी टफ टॉपिक है भैया, इसको मैंने आपको बताया हुआ है दो तीन एग्जांपल्स के थ्रू, है ना, तो उसके थ्रू समझ के जाएंगे एग्जाम में, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट मैटर मतलब कि वो चीज जिसके ऊपर की इस टाइप इसको जो है एंजॉय किया जाता है राइट को। इसके अलावा टाइटल क्या है, टाइटल वो अपने आप में पेपर्स हैं जिनमें कि उसका जो है वो चीज लिखी हुई है कि यू आर हैविंग दिस राइट, है ना, मतलब कि टाइटल डीड। ठीक है, तो इस टॉपिक को रिवाइज करके जाना है बिफोर गोइंग टू एग्जाम। ये मैंने आपको डिफेमेशन के रेस्पेक्ट में और साथ में प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में बताया है, सारे के सारे को अप्लाई करके कि सब्जेक्ट कौन होगा, ऑब्जेक्ट कौन होगा, कंटेंट किसको कहेंगे, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, और टाइटल क्या होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको। गौतम जी, प्रीति जी, ज्योति जी, और भी जो लोग मेरे साथ लाइन है।
यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से लिख के पहुंचे इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स, हम राइट को क्लासिफाई कर सकते हैं 9 काइंड्स में, है ना? तो 9 काइंड्स कौन कौन से हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आ जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स, तो कितनी जगह क्लासिफाई किया जा सकता है? 9 काइंड्स में। सबसे पहला परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट। परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट के ऊपर अभी मैंने आपको जो एमसीक्यूज कराए थे, वहां भी क्वेश्चन था, है ना? इसकी थ्योरी पढ़ के जाएंगे, इनको कहते हैं। दूसरा पॉजिटिव एंड निगेटिव राइट्स। पॉजिटिव राइट्स किनको कहेंगे और निगेटिव राइट्स किसको कहेंगे? इसके अलावा राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनेम खूब पूछा जाता है एग्जाम में। इसको हिंदी में लोक लक्ष्य अधिकार और व्यक्ति लक्ष्य अधिकार कहा गया। राइट्स इन रेम एंड राइट्स इन पर्सोनेम, ये क्या हुआ जी? व्यक्ति लक्ष्य अधिकार। ठीक है, इसके अलावा राइट कौन सा हुआ जी? प्रिंसिपल एंड नेसेसरी राइट्स। मतलब मुख्य अधिकार और साथ में अनुषांगी, ये समवर्ती अधिकार। इसके अलावा पब्लिक एंड प्राइवेट राइट, मतलब कि लोक अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार। इसके अलावा वेस्टेड एंड कंटिजेंट राइट। मतलब कि निहित और समाश्रित अधिकार। इसके अलावा राइट इन रिप्रोपेरिया एंड राइट इन रियलेनिया, ये लैटिन वर्ड है ना? इसके अलावा प्रॉपर्टी राइट्स एंड पर्सनल राइट्स। ठीक है, तो इन राइट्स को देख करके जाएंगे सभी लोग। ठीक है, इनसे क्वेश्चन जरूर आ जाता है, जैसे भी मैंने आपको एमसीक्यू में दिखाया कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है ना? होपफील्ड की थ्योरी जरूर देखनी है, जो एनालिटिकल स्कूल से रिलेटेड है, मैंने कल कराई थी। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, ये सब मैंने लिखवाए हुए हैं आपको क्लास में, इसके नोट्स आपको रिवाइज करके जाने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स के 8 काइंड्स मान के चले आप, 9 लिख दिए मैंने, 8 काइंड्स, है ना? हालांकि अलग अलग बुक में अलग अलग एक्सपोनेंट्स ने अलग काइंड्स बताए हुए हैं, लेकिन इतने काइंड्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो इनसे आपके क्वेश्चन कवर हो जाते हैं।
एग्जाम का मेटेरियल कवर हो जाता है। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है विच कैन नॉट बी लिमिटेड टू एनी सिरकमफ्रांसिस, इसको एक हम दायरे में नहीं बांध सकते। ठीक है। ठीक है, अब देखिए ड्यूटी की तरफ चलेंगे, ड्यूटी के टॉपिक की तरफ। तो ड्यूटी अपने आप में क्या है, एक बार इंडिकेट कर दें प्रथम इंप्रेशन से। इफ यू हैव नोटेड इट डाउन और ये आपने रिवाइज करे हैं अपने टॉपिक्स, तो इसमें कोई चीज पूछनी है तो लिख करके पूछे इन द कमेंट बॉक्स, आई एम रेगुलरली वॉचिंग योर कमेंट्स। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब देखो हम ड्यूटी की बात करेंगे, टॉपिक ऑफ ड्यूटी। जैसे कि राइट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी तरह से हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ड्यूटी का। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से राइट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस तरह ड्यूटीज का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तो विल मूव टू ड्यूटीज। तो ड्यूटी अपने आप में क्या है, ड्यूटी अपने आप में एक ओब्लिगेटरी एक्ट है विच यू हैव टू डू। ड्यूटी अपने आप में क्या होता है, ड्यूटी इज ए ओब्लिगेटरी एक्ट। ऑब्लिगेशन है, दायित्व है आपका, जिस कर्तव्य को करने का आपका दायित्व है, दैट इज नोन एज ड्यूटी। और ड्यूटी जो है वो अपने आप में किस तरह की हो सकती है, यहाँ से क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम में, कि ड्यूटी अपने आप में जो है आपकी लीगल भी हो सकती है और मोरल भी हो सकती है, और लीगल और मोरल दोनों भी हो सकती है। इट नीड नॉट बी एसेंशियली मोरल, इट नीड नॉट बी एसेंशियली लीगल। तो ड्यूटी किस तरह की हो सकती है, इट मे बी मोरल, इट मे बी लीगल, या इट मे बी बोथ। है ना, तो इसका एग्जाम्पल लेकर के आप चलेंगे। जैसे कि एक ड्रॉनिंग पर्सन है ना, व्यक्ति डूब रहा है, उसकी क्या मोरल, उसके प्रति क्या मोरल ड्यूटी है, उसके प्रति क्या लीगल ड्यूटी है। क्या एक लीगल ड्यूटी कभी मोरल हो सकती है, मोरल ड्यूटी लीगल हो सकती है, नहीं हो सकती। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें ड्यूटीज के, तो इसका क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन इसका हम तीन कैटेगरी में कर सकते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ड्यूटी, और इसके अलावा पॉजिटिव एंड निगेटिव ड्यूटी। तो यहाँ से क्वेश्चन इनमें से जरूर आ जाता है। सबसे पहला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटी। तो इनको एग्जाम्पल्स के साथ में आपको लर्न करके जाना है एग्जाम में। दूसरा, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ड्यूटी। और तीसरा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव ड्यूटी। ठीक है, तो इस तरह से ही कितने प्रकार की ड्यूटीज हुई, तीन तरह की हुई, हालांकि टोटली ये छह है, क्योंकि कंपेरेटिवली इन ड्यूटीज को देखा जाता है ना। पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव ड्यूटी कौन सी बनेगी, एब्सोल्यूट के साथ में रिलेटिव कौन सी बनेगी, और प्राइमरी के साथ सेकेंडरी ड्यूटी किसको कहा जाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स वगैरह सब आपको देखे जाने हैं इन द एग्जाम। प्राइमरी ड्यूटी, एब्सोल्यूट ड्यूटी, रिलेटिव ड्यूटी किसको कहेंगे। ठीक है।
अब देखिएगा जो एब्सोल्यूट ड्यूटी है, अगर हम एब्सोल्यूट ड्यूटी की बात करें तो सभी लोग आंसर करेंगे एब्सोल्यूट ड्यूटी हम किसको कहेंगे, जो कि एब्सोल्युटली हो किसी के प्रति और जिसके ब्रीच होने होना अपने आप में एक क्राइम माना जाता है, जिसकी रेमेडी क्या हो, पनिशमेंट हो। जैसे कि अपने आप में क्राइम ना करना, तो इट इज ए एब्सोल्यूट ड्यूटी, और अगर आप आज क्राइम करते हैं तो यू आर लायबल टू पनिशमेंट। जबकि रिलेटिव ड्यूटी किसकी होती है, रिलेटिव ड्यूटी होती है जो कि पर्सन्स में आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट होती है। जैसे ए की बी के प्रति, बी के सी के प्रति। तो ये अपने आप में क्या है, रिलेटिव ड्यूटी है, और इसके लिए रेमेडी क्या होती है, दैट इज कंपनसेशन। इसी तरह से होती है पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव ड्यूटी, मतलब जिसमें कि पॉजिटिव एक्ट किया जाता है, दैट इज नोन एज पॉजिटिव ड्यूटी, जिसमें लोग कहता है द एक्ट इज टू बी डन। नेगेटिव ड्यूटी किसको कहते हैं, नेगेटिव ड्यूटी हम उसको कहते हैं इसमें लोग ये कहता है, मतलब कि दिस हैज नॉट टू बी डन, मतलब जब हम किसी व्यक्ति के प्रति कोई कार्य न करने की ड्यूटी रखते हैं तो दैट इज नोन एज नेगेटिव ड्यूटी। इसी तरह से प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटी है, तो इन सबको आपको जो है रिवाइज करके जाना है एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, नोट्स मैंने आपको बनवाए हुए हैं, वहां से आप लोग रिवाइज कीजिएगा। ठीक है जी। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ लाइबिलिटी पर जाने से पहले थोड़े से एमसीक्यूज आपको करा रहा हूँ, है ना, तो एमसीक्यूज को कर लीजिएगा, फिर हम लाइबिलिटी को टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। दिख रहा है सामने एमसीक्यू बिल्कुल क्लियर, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर एमसीक्यू थोड़ा छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, है ना। तो यहाँ पर मैं जो पूरा एमसीक्यू का जो है बोर्ड के थ्रू करते हैं डिस्कशन इसको। तो ये देखिए अपने आप में एक बेसिक वर्जन के जो है, मतलब कहना चाहिए एमसीक्यूज है, ये अपने आप में नेट लेवल के नहीं है, केवल ये सब्जेक्ट को क्लियर करने के पर्पज के एमसीक्यूज है। ठीक है, एमसीक्यूज का अलग अलग पर्पज होता है। तो ये कौन से एमसीक्यूज है जो केवल सब्जेक्ट को क्लियर करते हैं, ये अपने आप में कोई इस तरह के एमसीक्यूज नहीं है। इनको हम ये कहें कि ये अपने आप में फुल फ्लैश क्वेश्चंस है जो इस तरह से आपके नेट के लेवल में आता है। ठीक है, तो देखिए दो तीन कर ले, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम जो है लाइबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है द कोरोस्पोंडिंग वर्ड फॉर द वर्ड लॉ इज। लॉ वर्ड के लिए कोरोस्पोंडिंग टर्म कौन सा कहलाएगा, सब लोग जरा आंसर करें। व्हाट इज द राइट आंसर, ए बी सी डी। जस्ट इन रोमन, राइट इन फ्रेंच, रीच इट इन जर्मनी एंड ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द राइट आंसर। ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर बनेगा, देख करके बताएं सभी लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, बिल्कुल सही आंसर है गौतम जी का, सॉरी रामदास जी का। ये सारे ही आंसर हैं इसके, है ना, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा फॉर द रेफरेंस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हु डिफाइंस लॉ एज द स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। इसने लॉ को डिफाइन किया, स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। सबसे पहला जस्टिनियन, दूसरा सामंत, तीसरा पिंडर, चौथा ऑस्टिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जस्टिनियन। ठीक है, अगला देखते हैं। स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट स्टार्टेड अमंग। जूरिस्प्रूडेंस की जो स्टडी है वो सबसे पहले किनके बीच में स्टार्ट हुई, इंडियंस के बीच, रोमन्स के बीच, ग्रीक्स के बीच, या ब्रिटिशर्स के बीच। व्हाट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए इसके दोनों आंसर बन सकते हैं, ग्रीक भी और रोमन्स।
ठीक है, लेकिन इसका जो ज्यादा ऑथेंटिक आंसर माना जाता है वो माना जाता है रोमन। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो सिस्टेमेटिक स्टडी है जूरिस्प्रूडेंस की, वो रोमन्स ने स्टार्ट की। हालांकि स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस करने वाले सबसे पहले कौन है? ग्रीक्स है। ठीक है, तो दोनों आंसर आपको याद रखने हैं। जिस तरह से पूछा जाए इस तरह से आप आंसर करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ तो एसएससी रीजन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, है ना। तो दोनों चीजों को आपको याद रखना है। जो मैंने आपको बताया हुई है, GRC, मैड मोड, ग्रीक पीरियड, रोमन पीरियड, क्रिश्चियन पीरियड, और उसके बाद में क्या आता है? मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। ठीक है, चलिए आगे। द मीनिंग ऑफ द वर्ड जूरिस्प्रूडेंस इज, जूरिस्प्रूडेंस वर्ड का क्या मीनिंग है? प्रूडेंस ऑफ जूरिस्ट, नॉलेज ऑफ जूरिस्ट, नॉलेज ऑफ लॉ, या द सेंस ऑफ टेकिंग डिसीजन। ठीक है, इसका राइट आंसर है नॉलेज ऑफ लॉ, मतलब कि विधि का ज्ञान। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जूरिस्प्रूडेंस इज ए, जूरिस्प्रूडेंस किस तरह का शब्द है? ये लैटिन वर्ड है, जर्मन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, या नन ऑफ द अबव? तो ये देखिए किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ये अपने आप में बेसिक वर्जन के क्वेश्चंस हैं जूरिस्प्रूडेंस के, लेकिन सारे ही तरह के क्वेश्चंस को मिलकर के पेपर बनाया जाता है। टफ क्वेश्चंस भी होते हैं, इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। कई बार हम टफ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इजी क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं, इजी कर लेते हैं तो टफ गलत हो जाते हैं, है ना। तो हमें अपना स्टैंडर्ड लेके चलना है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो इसी तरह से मैंने टेस्ट सीरीज इशू की हुई है, बेसिक और एडवांस दोनों वर्जन की, तो है ना। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बेसिक और एडवांस दोनों में कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो jurisprudence is a Latin word, German word, English word, या none of the above? What is the right answer? ठीक है, तो jurisprudence is a English word, not a Latin word, और ये लिया गया है Latin word से। Latin word कौन सा है? That is jurisprudencia। तो jurisprudencia अपने आप में Latin word है, जबकि jurisprudence अपने आप में कैसा है? English word है। Who defined jurisprudence as the knowledge of things divine and human, the science of right and wrong? Paulus, Alpian, Blackstone, या Bentham? इसने यूरिस्प्रूडेंस को एज नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, द साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग के फॉर्म में डिफाइन किया। इसका राइट आंसर है अल्पियन, बी। आगे चलते हैं। हु डिफाइन यूरिस्प्रूडेंस एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ? इसने यूरिस्प्रूडेंस को फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ के फॉर्म में डिफाइन किया? हॉलैंड, अल्पियन, बेंथम, या ब्लैकस्टोन? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हॉलैंड। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल? फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल को कहा जाता है? जर्मी बेंथम, ऑस्टिन, ब्लैकस्टोन, या हॉब्स? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु फ्रेम लीगल थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कंटेंट? किसने लीगल थ्योरी फ्रेम की सोशल कंटेंट के बेसिस के ऊपर? ग्रोशियस, ऑस्टिन, होब्स, या अल्पियन? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ग्रोशियस। आगे चलते हैं। बेंथम्स फिलोसफी वाज बेस्ड ऑन, बेंथम की जो फिलोसफी है वो किसके ऊपर बेस्ड थी? सबसे पहला, यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म, यूटिलिटेरियन सोशलिज्म, यूटिलिटेरियन कॉमनलिज्म, या यूटिलिटेरियन फंडामेंटलिज्म? इसके ऊपर बेस्ड थी बेंथम की फिलोसफी।
तो इट इज ऑन यूटिलिटेरियनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, है ना। इसके अलावा अगला देखते हैं जी, द लिमिट्स ऑफ jurisprudence डिफाइंड वाज पब्लिश इन 1945, इट वाज रिटन इन 1782। तो ये किसकी पुस्तक है, किसकी बुक है? हॉब्स की, ऑस्टिन की, बेंथम की, ब्लैकस्टोन की? ठीक है, तो ये बुक है बेंथम की। चलिए, अब देखिए मैं आपको थोड़े से अपडेट्स दे दूं अपने प्रोग्राम के बारे में, जो आप जो है ले सकते हैं। हमारा जो ऐप है लो कंपटीशन क्लासेस जो ऐप है, इसके ऊपर आपको 1800 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी स्टोर सेक्शन में जाकर के। तो आप स्टोर सेक्शन में जाकर के टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू एग्जाम। एक टाइम बाउंड मैनर में मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम इसको जो है आप जो है प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें आपको आंसर्स भी मिलेंगे और साथ में इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो 1800 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज में 55 टेस्ट हैं, बेसिक और एडवांस दोनों वर्जन में। जैसे भी हम टेस्ट कर रहे थे, इट वाज ऑफ बेसिक वर्जन, है ना। इसी तरह से एडवांस वर्जन के टेस्ट मिलेंगे, जो कि आपको जिस तरह से पेपर आपका नेट में आता है उसी तरह का आपको बिल्कुल पेपर मिलेगा टाइम बाउंड में, मतलब टाइम के अनुसार करने के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप इसको टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, 1 डे के लिए भी ले सकते हैं, 20 डेज के लिए भी ले सकते हैं, और 2 मंथ्स के लिए भी ले सकते हैं। तो तीनों वर्जन में अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरह से आप जो है 1200 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें केवल 42 टेस्ट है, इसकी थोड़ी कम कॉस्ट है क्योंकि इसमें 1200 क्वेश्चन ही है और 42 टेस्ट है, लेकिन है दोनों बेसिक और एडवांस दोनों वर्जन में। तो इसमें भी आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम बाउंड मैनर में मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी 1 डे की 100 रुपीज में आपको मिल जाएगी, 20 डेज की भी ले सकते हैं, है ना। इसके अलावा 2 मंथ्स के लिए भी इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ना। तो मल्टीपल उसके साथ में ये अवेलेबल है। ठीक है, और जो लर्नर्स जो है अपने आप में तैयारी करना चाहते हैं, मतलब कहना चाहिए कि इसके सॉल्यूशंस भी अगर आपको देखने हैं, तो आप जो है सॉल्यूशंस की तैयारी कर सकते हैं हमारे पीवाईक्यू कोर्स से लेटेस्ट, और साथ में जो है अपने आप में 2013 से लेकर के 2025 तक के जो अपने आप में सॉल्यूशंस है उनके थ्रू। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं द कंसेप्ट ऑफ लाइबिलिटी को, उसके बाद एमसीक्यू दोबारा से डिस्कस करेंगे, है ना। थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। चलिए लाइबिलिटी की तरफ चलते हैं, कंसेप्ट ऑफ लाइबिलिटी, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ लाइबिलिटी। उसके बाद में लेकर के चलूंगा लो पॉवर्टी डेवलपमेंट, ग्लोबल जस्टिस, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म को। और आज मैं पूरा जूरिस्प्रूडेंस आपको रिवाइज करा दूंगा, उसके बाद हम कल से कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये रिवीजन की क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें सभी लोग। और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें आफ्टर दिस वीडियो, यहाँ पर कमेंट नहीं, ये वाला कमेंट नहीं, जो वीडियो के ऊपर कमेंट लिखा जाता है वो जरूर लिखें, ताकि हम इनको और अच्छी तरह से आपके साथ में मैराथन क्लासेस को करें, ताकि आपका कोर्स एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज हो जाए और आप अपना टारगेट अचीव कर लें, दैट इज ऑफ क्वालिफाइंग द नेट एग्जाम। ठीक है, तो लाइबिलिटी जो है वो अपने आप में क्या होती है? लाइबिलिटी जब अराइज हो जाती है व्हेन सम रोंग इज कमिटेड। लाइबिलिटी कब बनती है? व्हेन रोंग इज कमिटेड। तो जैसे ही आपसे कोई गलती होगी तो क्या अराइज होगी? लाइबिलिटी अराइज होगी। तो कहने का मतलब ये है, लाइबिलिटी क्या है? दैट इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड नॉट द ड्यूटी। जनरली हम ड्यूटी को क्या समझते हैं कि ड्यूटी इज द लाइबिलिटी, जबकि लाइबिलिटी क्या है? दैट इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ठीक है, जब भी हमसे अपने कर्तव्यों का क्या होता है, हनन होता है, कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं, तो हमारी क्या अराइज होती है? लाइबिलिटी। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसको हम हिंदी में कहते हैं दायित्व। ठीक है, अब देखिएगा इसके लिए अलग अलग जो है, अब देखिए लाइबिलिटी को कई बार ये पूछा जाता है, जैसे मैंने भी आपको डिफरेंशिएट करके बताया कि लाइबिलिटी इज नॉट ए ड्यूटी,
लाइबिलिटी इज नॉट इक्वल ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी आप ऑब्लिगेशन को भी नहीं कहेंगे, मतलब ऑब्लिगेशन इज ए डिफरेंट थिंग और ड्यूटी इज ए डिफरेंट थिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी इज लाइबिलिटी एंड नॉट ओनली द ऑब्लिगेशन इज लाइबिलिटी। ठीक है। इसके अलावा देखिए अलग अलग एक्सपोनेंट्स हैं जिन्होंने कि लाइबिलिटी शब्द को डिफाइन किया है। जैसे अगर हम बात करें सामंड की, तो सामंड ने लाइबिलिटी के बारे में क्या कहा, सभी लोग जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। व्हाट डज साइमंड सेज अबाउट लाइबिलिटी, की लाइबिलिटी क्या होती है। इसी तरह से ऑस्टिन के बारे में बताएं कि ऑस्टिन क्या कहते हैं अबाउट लाइबिलिटी। व्हाट इज द अदर नेम गिवन बाय ऑस्टिन टू लाइबिलिटी। पता है तो लिख के बताएं, नहीं तो नो लिखे। कि सामंत क्या कहते हैं लाइबिलिटी के बारे में, और ऑस्टिन क्या कहते हैं। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नहीं पता है तो नो लिखना है। सामंत इसको कहते हैं विनक्यूलम जूरिस। क्या कहते हैं, विनक्यूलम जूरिस। और ऑस्टिन क्या कहते हैं, ऑस्टिन इसको कहते हैं इम्प्यूटेबिलिटी, जो आपने लिख के बताया। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है लाइबिलिटी के बारे में। विनक्यूलम जूरिस क्या है, विनक्यूलम जूरिस का मतलब है बॉन्ड ऑफ नेसेसिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन द रोंग डूअर एंड द रेमेडी ऑफ द रोंग। मतलब ये अपने आप में एक बॉन्ड है जो कि जिसकी की आवश्यकता है एक रोंग डूअर के बीच में, और साथ में जो रेमेडी मिलेगी उस रोंग के लिए, इसको कहा गया विनक्यूलम जूरिस। और इम्प्यूटेबिलिटी कहा गया ऑस्टिन के द्वारा। इम्प्यूटेबिलिटी का मतलब है कि लाइबिलिटी जो है उन चीजों में होती है जो कि रोंग डूअर को करनी चाहिए, या फिर रोंग डूअर को इसके लिए सफर होना चाहिए। मतलब रोंग डूअर को जो चीज पूरी करनी चाहिए, इट इज नोन एज इम्प्यूटेबिलिटी। और बॉन्ड ऑफ नेसेसिटी कहा गया सामंड के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ विल इक्विलिब्रियम। अब ये जो लाइबिलिटी है अपने आप में कितनी तरह की हो सकती है, लाइबिलिटी अपने आप में तीन तरह की हो सकती है। सिविल, क्रिमिनल, रेमेडियल एंड पेनल। है ना, तो लाइबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है जी। अब ये सब मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में कि भाई सिविल लाइबिलिटी किस तरह की लाइबिलिटी होती है, इसके लिए क्या रेमेडी होती है, कब सिविल लाइबिलिटी अराइज होगी, कब क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज होगी, किस लाइबिलिटी को हम रेमेडियल कहेंगे, और किस किस लाइबिलिटी को हम पीनल कहेंगे। सिविल, क्रिमिनल, रेमेडियल और साथ में पीनल। और कब लाइबिलिटी जो है वो दोनों तरह की हो सकती है, क्या एक ही एक्ट के लिए दो या तीन लाइबिलिटी हो सकती हैं, सब लोग जरा आंसर करें। कैन देयर बी साइमल्टेनियसली टू और थ्री लाइबिलिटीज फॉर ए सिंगल रॉन्ग डन। क्या एक ही गलत कृत्य के लिए एक साथ दो या तीन लाइबिलिटी हो सकती है, कि केवल एक ही तरह की लाइबिलिटी हो। जरा क्वेश्चन का आंसर करें सभी लोग।
है ना। तो ये अपने आप में क्या हो सकती है, देर में बी साइमल्टेनियसली टू और मोर लाइबिलिटी फॉर ए सिंगल रॉन्ग टर्न। देर में बी साइमल्टेनियसली टू और मोर लाइबिलिटीज फॉर ए सिंगल रॉन्ग टर्न। मतलब कि आपसे गलती तो एक हुई, लेकिन लाइबिलिटी जो है वो दो और तीन भी साइमल्टेनियसली हो सकती है। ठीक है। तो इसके अलावा देखिएगा, जैसे हमने आपको बताया कि सिविल, क्रिमिनल, पीनल और रेमेडियल, ये अपने आप में चार तरह की लाइबिलिटीज होती हैं। इसमें जो सिविल लाइबिलिटी है, इट में बी एग्जेम्पलरी एंड इट में बी कंपनसेटरी। ये कंपनसेटरी कब होगी, एग्जेम्पलरी कब कहलाएगी, ये आपको नोट से रिवाइज करना है। क्रिमिनल लाइबिलिटी इट इज ऑलवेज पीनल, क्योंकि इसके अंदर हमेशा पेनल्टी लगती है, पनिशमेंट मिलती है। रेमेडियल लाइबिलिटी की जहां तक बात है, तो ये अपने आप में क्या है, जो आपको रेमेडीज के लिए मिलेगी, इसको कहा जाता है। और पीनल लाइबिलिटी मतलब कि जो आपके अगेंस्ट कोई पेनल्टी इम्पोज की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, लाइबिलिटी सिविल होगी, क्रिमिनल होगी, रेमेडियली होगी या पेनल होगी, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है रॉन्ग डन के ऊपर, या फिर ये डिपेंड करता है ऑन द रिपोर्ट्स, ऑन द लीगल रिपोर्ट्स जो आप दे रहे हैं, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ये अपने आप में डिपेंड करता है ऑन द रिपोर्ट्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है एक रॉन्ग डन के लिए सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की लाइबिलिटी हो जाए, और या फिर अपने आप में एक रॉन्ग डन के लिए जो है, मतलब कहना चाहिए कि एक ही लाइबिलिटी आप, मतलब कहना चाहिए कि एडॉप्ट करें। तो मेजर ऑफ लाइबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरह की जो है आपके रॉन्ग डन के लिए लाइबिलिटी बनेगी। क्लियर है। क्लियर है ये पॉइंट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो आप रिपोर्ट से ले रहे हैं, ना कि उसके ऊपर जो कि रॉन्ग डन हुआ है ना। नोट ऑन द रॉन्ग डन, नोट ऑन द रॉन्ग डन, बट ऑन लीगल रिपोर्ट्स दैट यू आर ऑप्टिंग। मतलब जो विधिक तरीका आप अपना रहे हैं रॉन्ग टर्न के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लाइबिलिटी किस तरह की होगी। सिविल की तरफ जाएंगे तो सिविल लाइबिलिटी बनेगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप अप्लाई करेंगे तो क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी, दोनों की तरफ आप जाएंगे तो दोनों तरह की लाइबिलिटीज बनेगी। ठीक है। और रेमेडी क्या होगी, रेमेडी डिपेंड्स करती है कोर्ट के ऊपर या फिर लॉ के ऊपर मेनली। क्लियर है सबको। ठीक है जी। तो ये था इस तरह से आपका जो है लाइबिलिटी का टॉपिक। अब अगला टॉपिक लेकर के चलेंगे लॉ, साथ में जो है लो पॉवर्टी डेवलपमेंट, ग्लोबल जस्टिस, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न, तीनों टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम, है ना। तो उसी फॉर्म में हम इसको लेकर ही चलेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने प्रोग्राम के बारे में बता दूं, जैसे मैंने भी बताया था आपको। तो देखिएगा, हमारा जो लीगल चैनल जो कि फिलहाल हम यहाँ पर है, दैट इज लीगल एडवाइस बाय आर के सिंगल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी लोग, साथ में जो है बेल का आइकॉन दबा दें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपको इसका मैसेज मिल जाए। लो कंपटीशन क्लासेस के नाम से मेरा गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है ना, जो भी अभी मैंने आपको दिखाया था, मतलब कि रानी कलर का है। लो कंपटीशन क्लासेस दूर से दिखता है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आप जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा, अगर मान लिया जो है आईफोन आप यूज करते हैं तो इसका भी आपको जो है लिंक मिल जाएगा। और लो कंपटीशन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जो भी जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे आफ्टर गोइंग टू द टेलीग्राम चैनल।
इसके अलावा देखिए तैयारी का तरीके के नाम से पैनल मिल जाएगा लो कंपटीशन क्लासेस ऐप में, अगर आपको समझना है तैयारी कैसे करती है तो इसमें टॉपर्स के सीक्रेट्स हैं जो 22, 23, 24, 25 में सेलेक्ट हो चुके हैं। नियर अबाउट 150 लर्नर्स क्वालिफाई कर चुके हैं नेट जेआरएफ और अपने आप में जो है नेट के जेआरएफ के और अपने आप में जो है सेट के पेपर्स को, तो उनके एक्सपीरियंस काफी आपके काम आएंगे जानने में कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा पेपर्स के सॉल्यूशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेपर्स के सॉल्यूशन अगर आप लेना चाहते हैं तो स्टोर सेक्शन के ऊपर मिलेंगे आपको लो कंपटीशन क्लासेस ऐप के। ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको सब्जेक्ट वाइज पेपर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये सब्सक्रिप्शन आप वनडे के लिए भी ले सकते हैं, केवल आप इसमें चेक कर सकते हैं, मतलब वनडे में पूरा का पूरा क्योंकि काफी कॉम्प्रिहेंसिव जाकर के मैंने हर चीज को डिस्कस किया है, इसके अंदर चारों के चारों ऑप्शंस को डिस्कस किया हुआ है। 20 डेज के लिए भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं एग्जाम के पर्पज के लिए, जून 2026 के। और यहाँ पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है RAJ80 से, आपको 80% का डिस्काउंट फीस में मिल जाएगा। या फिर आप 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप अच्छी तरह से इस कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, कई बार इसका रिवीजन आप कर सकते हैं। इसमें आपको वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र सेट के पेपर्स भी आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे और साथ में पेपर वाइज भी मिलेंगे सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में एक्सप्लेनेशन सारे ही ऑप्शंस का हमने इसमें किया है। ठीक है। इसका ही एक छोटा कोर्स है, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में कोर्स है लेटेस्ट पेपर सॉल्यूशन कोर्स, जिसमें केवल 4 इयर्स के पेपर को, जिनमें नियर अबाउट 10 पेपर्स तो यूजीसी नेट के हो जाते हैं। इसके अलावा सेट के पेपर्स भी हैं जैसे कि आसाम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ताकि अगर आप किसी सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आपकी यहाँ से प्रिपेयर हो जाए इन शॉर्ट जाकर। तो ये कोर्स भी आप वनडे के हिसाब से पूरा कोर्स आप चेक कर लीजिएगा इजीली। 20 डेज के हिसाब से केवल आपको टारगेट कर रहे हैं एग्जाम को, या 2 मंथ्स के हिसाब से अगर आपको कई बार इस कोर्स को रिवाइज करना है तो इसके हिसाब से आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 20 डेज और 2 मंथ्स के लिए आपको RAJ80 कूपन कोड यूज करें, 80% का डिस्काउंट मिलेगा फीस में। वनडे के सब्सक्रिप्शन में कोई कूपन कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से देखिए रिजल्ट मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों का जो है क्वालिफाई हो, जिस तरह से हमारे लर्नर हैं ये, इनका 99.97 परसेंटाइल से जेआरएफ इन्होंने क्वालिफाई किया, तो इसी तरह से आप सब लोग भी क्वालिफाई हो इन द अपकमिंग एग्जाम और अपना एक स्वर्णिम कैरियर बना पाए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलने से पहले देखिए मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस करा दूं जो कि हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है ना। तो ऐप के ऊपर चलते हैं, एडवांस और बेसिक वर्जन में जो अवेलेबल है, तो वहां से मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ थोड़े से। ठीक है, देखिए एडवांस वर्जन के क्वेश्चंस है और ये आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं लो कंपटीशन क्लासेस ऐप के ऊपर जाकर के। जब मैंने आपको 1200 क्वेश्चन की और 1800 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज कभी जो है दिखाई थी, है ना। तो इसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये क्वेश्चन। देखिए पोजेशन इज प्राइमरी फेसी एविडेंस ऑफ द टाइटल ऑफ ओनरशिप हेंस, तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। सबसे पहला है लॉन्ग एडवर्स पोजेशन कन्फर्स टाइटल इवन टू ए प्रॉपर्टी विच ओरिजिनली बिलोंग टू अनदर। In all cases, possession leads to ownership. C option है transfer of possession is not a mode of transferring ownership. D option है long possession does not confer title to the property which originally belong to government. तो इसका हिंदी वर्जन भी दिया हुआ है साथ के साथ ही। तो possession is primarily prima facie evidence of title of ownership। क्या कहा जा सकता है इन चारों में से उसके लिए? चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, सब लोग जरा देख करके बताएं इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, लॉन्ग एडवर्स पोजेशन कन्फर्स टाइटल इवन टू ए प्रॉपर्टी विच ओरिजिनली बिलोंग टू अनदर। तो देखिए इस तरह से आपको ऐप में ये मिलेगा, है ना। वो तो खैर उसका थोड़ा सा PDF है, थोड़ा सा जो है छोटे में करके दिखाया गया है, लेकिन इस तरह से आपको ये ऐप के अंदर क्वेश्चन मिलेगा ताकि आप इसको इजीली समझ सकें हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में, और इसकी अनलिमिटेड प्रैक्टिस आप कर सकें बिफोर गोइंग टू एग्जाम। ये एडवांस वर्जन का जो है पेपर है स्टूडेंट्स का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट देयर इज ए इन एसेंस नो डिफरेंस बिटवीन लीगल पर्सनैलिटी ऑफ ए कंपनी एंड दैट ऑफ एन इंडिविजुअल। निम्नलिखित में से किसने कहा कि संक्षेप में कंपनी के कानूनी व्यक्तित्व और व्यक्ति के व्यक्तित्व के बीच में कोई अंतर नहीं है? ऑप्शन है मिटलैंड, डाइसी, गिरके या केल्सन। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर है मिटलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओनरशिप ऑफ गुडविल ऑफ ए बिजनेस इज, एक व्यवसाय की ख्याति का स्वामित्व है लिमिटेड ओनरशिप, सीमित स्वामित्व, कॉर्पोरल ओनरशिप भौतिक स्वामित्व, या इनकॉर्पोरल ओनरशिप है शारीरिक स्वामित्व, या बेनिफिशियल ओनरशिप लाभकारी स्वामित्व। ठीक है, देखो उसको ऐप के अंदर देखते हैं। इसका राइट आंसर है इनकॉर्पोरल ओनरशिप है शारीरिक स्वामित्व, मतलब कि सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ में, और आपको जो है इसका राइट आंसर देना है, पोजेशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड बिकॉज, कब्जे को सुरक्षित रखा जाना चाहिए क्योंकि, ये कि लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है। इधर कांट, ईगल, हॉलैंड और सेविगिनी के नाम है, और इधर इनके सब्जेक्ट मैटर है। सबसे पहला, मैन बाय टेकिंग पोजेशन हैज बोट द ऑब्जेक्ट विद इन हिज स्फीयर ऑफ विल, मनुष्य ने वस्तु को अपने अधिकार क्षेत्र में लाकर अपनी इच्छा के दायरे में ला दिया है, ईगल। इन पोजेशन, दूसरा है, इन पोजेशन देयर इज मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विल, हॉलैंड। इसके आगे लिखा हुआ है, एवरी एक्ट ऑफ वायलेंस इज अनलॉफुल और इट इज एसेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पीस, सेवेंटी के आगे लिखा हुआ है। तो आपको कोर्ट्स के अनुसार इसके आंसर करने हैं, व्हाट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, देखिएगा ये है अपने आप में, इसका राइट आंसर है बी, मतलब ए डी बी। आगे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, देखिएगा क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। जनरली हम समझते हैं कि स्टेटमेंट इज करेक्ट ही पूछ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है बिफोर गोइंग टू एग्जाम। सबसे पहला ऑप्शन है, ऑस्टिन एंड केल्सन डिड मस्ट टू रेस्क्यू जूरिस्प्रूडेंस फ्रॉम सो कॉल्ड कंफ्यूजन ऑफ सोशल साइंसेस। दूसरा है, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस वाज ए रिएक्शन अगेंस्ट द प्रायर मेथड ऑफ रीजनिंग ऑफ 18th सेंचुरी ऑफ नेचुरल लॉ। तीसरा है, कुजास एंड हुगो also applied the historical approach in the study of law। और फोर्थ है, सेविगनी did not discard the principles of natural law। सेविगनी ने प्राकृतिक कानून के सिद्धांत को नहीं छोड़ा। क्यूजास और हुगो ने कानून के अध्ययन को ऐतिहासिक दृष्टिकोण को लागू किया। इसके अलावा न्यायशास्त्र का ऐतिहासिक स्कूल 18वीं शताब्दी के प्राकृतिक कानून के तर्क के पूर्व तरीकों के खिलाफ और प्रतिक्रिया था। और ये है, ऑस्टिन और कैल्सन ने सामाजिक विज्ञान के तथाकथित भ्रम से न्यायशास्त्र को बचाने के लिए बहुत कुछ किया। तो इनमें से आपको देखना है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं। देखिए इसका राइट आंसर है डी, सेवेगिनी डिड नॉट डिस्कार्ड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ, की सेवेगिनी ने प्राकृतिक कानून के सिद्धांत को नहीं छोड़ा, क्योंकि सेवेगिनी किससे रिलेटेड है, हिस्टोरिकल स्कूल से रिलेटेड है। ही हैज नथिंग टू डू विद द नेचुरल लॉ स्कूल। ठीक है, अगला देखते हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगेन मैच द कॉलम का है। देखिए इसमें आपको मैच करना है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, थ्री लेक्चर्स ऑफ वेदांत ऑन वेदांता फिलोसफी, जुडिशियरी अटैक्स एंड सर्वाइवल्स, इसके अलावा ग्रोथ ऑफ लॉ। तो इसमें आपको मैच कॉलम करना है, हेंस केल्सन, मैक्स मूलर, जस्टिस बीडी, तुजल पुरकर, इसके अलावा जस्टिस कार्डोजो, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ए फर्स्ट, मतलब कि सारे ही अपने आप में सही लगे हुए हैं, कि मतलब कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ हेंस केल्सन की है, थ्री लेक्चर्स ऑन वेदांता फिलोसफी अपने आप में मैक्स मूलर का है, जुडिशरी अटैक्स ये अपने आप में जस्टिस बीडी तंजुलकर की बुक है, और ग्रोथ ऑफ लॉ अपने आप में जस्टिस कार्डोजो की बुक है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लेकर के चलते हैं टॉपिक को, लॉ को, जस्टिस को और पॉवर्टी को। देखिए इससे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉ, जस्टिस, ग्लोबल जस्टिस और साथ में मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, तो उसको शॉर्ट में रिवीजन करके चलेंगे। ठीक है,
तो लॉ अपने आप में देखिए किस तरह का हो सकता है। लॉ में भी पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ, और लॉ को हम क्या कह सकते हैं, लॉ में भी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ रूल्स जो कि एनफोर्सेबल होता है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, है ना। तो इसकी एक जनरल डेफिनेशन है। लेकिन लॉ को हम क्या कह सकते हैं, लॉ में भी ऑफ टू टाइप्स, इट में भी है पब्लिक लॉ एंड में भी है प्राइवेट लॉस। अब पब्लिक लॉस क्या है और प्राइवेट लॉस क्या है, इसके एग्जांपल्स हम लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, व्हाट आर पब्लिक लॉस एंड व्हाट आर प्राइवेट लॉस। इसके एग्जांपल्स बताएं सभी लोग। नहीं पता है तो नो लिखते हैं इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, अब देखिए जितना भी मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ, अगर इससे कम आप रिवाइज करके जा रहे हैं तो इससे कम में देखिएगा यूजीसी नेट का पेपर नहीं निकलता है। तो इसलिए आप उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो जो भी लर्नर्स जो हैं जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, वो अपने कंटेंट को तैयार कर सकते हैं लो कंपटीशन क्लासेस ऐप पर जा करके। यहाँ पर आपको जूरिस्प्रूडेंस का पूरा अपने आप में जो है स्टोर सेक्शन के ऊपर कोर्स मिल जाएगा। ठीक है। पब्लिक लॉस के एग्जांपल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम प्राइवेट लॉस की बात करें तो उसमें क्या आते हैं, सिविल लॉज आते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी अपने आप में क्या हो सकती है, पॉवर्टी में भी ऑफ टू टाइप्स, इट में भी एब्सोल्यूट और इट में भी रिलेटिव। और पॉवर्टी के ऊपर जो इम्पोर्टेंट है, दैट आर द व्यूज ऑफ अमर्त्य सेन, जो कि इंडिया के अपने आप में एक इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है। तो पॉवर्टी अपने आप में किस तरह की होती है, पॉवर्टी दो तरह की हो सकती है। वन इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जिसमें कि रोटी कपड़ा और मकान की दिक्कत हो जाती है, एब्सोल्यूट। और दूसरी होती है रिलेटिव, कि भाई औरों के पास तो काफी पैसा है, आपके पास भी पैसा है लेकिन इतना नहीं है, इट इज रिलेटिवली टू अदर्स, तो इट इज नोन एज रिलेटिव पॉवर्टी। तो इसके मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हुए हैं क्लास में कि व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो इसको आप तैयार करके जाएंगे। इसके अलावा टॉपिक है इसमें जस्टिस का, तो जस्टिस से रिलेटेड जो अपने आप में रोल्स हैं, लॉ हैं, इनकी जो लाइनें हैं आपको तैयार करनी है। इसके अलावा जस्टिस को जो यहाँ पर लिया गया है, इट इज डिफाइंड हियर इन द रेस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल जस्टिस, नॉट ऑफ जस्टिस ऑफ ए कंट्री। ग्लोबल जस्टिस, ग्लोबल जस्टिस से मतलब है कि एक व्यक्ति के संबंध में, एक पर्सन के संबंध में जो उसके काइंडनेस के लिए काम किया गया है किसी भी कंट्री में, तो उतना जो है सभी कंट्रीज में उसको जो है मिले, इसी को हम कहते हैं ग्लोबल जस्टिस। मतलब कि ये अपने आप में एक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करेगा, ना कि ऑन द रीजन वेयर ही इज रिजाइडिंग, है ना। तो इसके ऊपर जो है आप जॉन रोल्स को जो है लेकर के चलेंगे। इसकी ग्लोबल, इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को आप पढ़ के जाएंगे एग्जाम में, जॉन रोल्स, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसके अलावा जॉन लॉक, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है। तो इनको आप जरूर पढ़ करके जाएंगे दोनों एक्सपोनेंट्स को, जॉन रोल एंड जॉन लॉक को। इसके अलावा देखिएगा, जस्टिस जो है ग्लोबल जस्टिस के अलावा एक इंटरनेशनल जस्टिस भी हो सकती है ना। तो इंटरनेशनल जस्टिस अपने आप में क्या है, इसको आप देख करके जाएंगे। इंटरनेशनल जस्टिस, इसके अलावा व्हाट इज द एम ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस एंड व्हाट इज द एम ऑफ ग्लोबल जस्टिस, ये दोनों टॉपिक्स आपको बड़ा क्लियरली देख करके जाना है बिफोर गोइंग टू द एग्जाम। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में भी मल्टी जो है अपने आप में मल्टी सेक्टोरियल हो सकता है या फिर मोनो सेक्टोरियल भी हो सकता है। इसके अलावा चार्ल्स बेच, ये अपने आप में 1975 के एक्सपोनेंट है, चार्ल्स बेच। इनके व्यूज को जरूर पढ़ के जाना है। साथ में थॉमस बोगे जो 1989 के एक्सपोनेंट हैं, इनके व्यूज को जरूर देख करके जाना है जस्टिस एंड ग्लोबल जस्टिस के रेस्पेक्ट में। ठीक है। इसके अलावा देखिए टॉपिक है आपका मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म का, तो इनके बीच में एक डिफरेंस आप जरूर देख करके जाएं, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बड़ा मतलब कहना चाहिए कि
अनसर्टेन है कि क्या चीज़ पूछी जाए और क्या ना पूछी जाए, तो सबसे अच्छा रहता है पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म के बीच में एक डिफरेंस को देखना कि कौन सा पीरियड जो है पोस्ट मॉडर्निज्म आएगा, कौन सा पीरियड जो है मॉडर्निज्म उसमें आएगा, मतलब कि दायरे में आएगा। ये अकॉर्डिंग टू पीरियड आपको देखना है। साथ में इसमें किस चीज को ज्यादा जो है अपने आप में बढ़ावा मिला, तो ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है पीरियड, ये आपको देखना है दोनों के बारे में। इसके अलावा इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं उनकी थिंकिंग क्या रही है, इसके रेस्पेक्ट में इसको देखें। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन दोनों टॉपिक्स को तैयार करके जाना है, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, चलिएगा। तो फिलहाल देखिएगा, आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे, है ना। कल फिर दोबारा से हम क्लास लेंगे, 12 बजे क्लास चलेगी, और उसमें मैं जो है आगे के लिए आपके साथ में डिस्कस करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड, क्योंकि रात में क्लास हुई कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट की, पेड लर्नर्स के लिए है मैराथन क्लास, उसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करूंगा, लेकिन अगेन मैं आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करूंगा फ्री क्लास में भी, दिन में 12 बजे, कल को 9 तारीख, ताकि मैं आपको सेकंड यूनिट का रिवीजन स्टार्ट करा दूं। ठीक है, तो इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, 12 बजे चलेगी मैराथन क्लास। और ये अगर आपको तरीका अच्छा लगा है कि पीवाई क्यूज एमसीक्यूज के साथ में हम क्लास को करें, साथ में मैं आपको नोट्स के साथ रिवीजन कराऊं, तो ये आप मुझे मैसेज लिख के बताएं। और अगर आप चाहते हैं केवल मैं कंटेंट रिवाइज कराऊं, तो कंटेंट करा दूंगा, क्लासरूम बोर्ड डिस्कशन के थ्रू चाहते हैं, या फिर क्लासरूम बोर्ड डिस्कशन के साथ नोट्स के थ्रू इसका रिवीजन चाहते हैं, तो जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से आप मैसेज लिख सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो चलिए जो है एंड करते हैं क्लास को फिलहाल। और देखिए, एक दूसरी इंफॉर्मेशन मैं दे दूं सभी को कि लक्ष्य बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर 2026 के लिए। तो जो भी लर्नर्स जो है दिसंबर 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 15 जून से हम इसको स्टार्ट करेंगे, 1 से लेकर के 10 तक की सारी यूनिट इसके अंदर कवर करेंगे। और इसके अंदर जो है आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, कितनी बार भी आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, नई टेक्निक के साथ में हम इसको सिखाएंगे आपको। इसमें आपके नोट्स तैयार कराएंगे, मतलब कि, और साथ में आपको क्या कराएंगे, ट्रिक्स टू लर्नर इसके अंदर बताएंगे। इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो आप जो है फिलहाल ओपन है लक्ष्य बैच का। और लक्ष्य बैच दिसंबर 2026 का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप 3 मंथ्स का भी ले सकते हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 9, जो है 12 मंथ्स, या फिर जो है 24 मंथ्स का ले सकते हैं। ये 12 मंथ्स है, नोट वन, नोट जो है 19 मंथ्स। ठीक है, इसके अलावा इसका जो पेमेंट है वो आप 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। मंथली फीस प्लान भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है, इसमें फिलहाल आपको 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन के जमा कराने हैं, इसमें आपकी सीट लॉक हो जाएगी, और ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है अगेंस्ट फीस ही आपकी जमा होगी। जैसे आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ऑफ करते हैं, जो सभी आप सब्सक्रिप्शन ऑफ करते हैं उसी में एडजस्ट होगी, है ना। ये अलग से नहीं है रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, तो ये आप जो है ले सकते हैं, मंथली फीस प्लान के अनुसार भी ले सकते हैं, और 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में भी लक्ष्य बैच दिसंबर 2026 के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15 जून से हम इस बैच को स्टार्ट करते हैं, ताकि दिसंबर एग्जाम तक हम आपको कंप्लीट करा सकें, 1 से लेकर के 10 तक की आपकी यूनिट्स। टेस्ट भी इसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, टिप्स टू लर्न प्रोवाइड करेंगे। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, जो लर्नर्स लाइव नहीं आ पाएंगे वो रिकॉर्डेड क्लास के थ्रू कर सकते हैं, तो हम सेशन भी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स टू ऑल द लर्नर्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंडिंग दिस क्लास।